नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा न्यूरो मस्कुलो जो स्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों वो चल रहा है और आज हमारी ये लगभग से 7वीं क्लास है। क्लास 7th 6th नहीं, 7वीं हमारी क्लास आज न्यूरो मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम की। कई सारी जो डिजीजेज हैं हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। हमने नर्वस सिस्टम के साथ में हमने जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसके अंदर हम आई के जो डिसऑर्डर्स है वो भी पढ़े हैं हमने। इसके अलावा हमने ENT से जो रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उनके बारे में भी बात की है। कई सारे जैसे मेनियस डिजीज के बारे में बात की, ओटो जो स्क्लेरोसिस है उसके बारे में भी हमने बात की है। तो ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स हमने देखे हैं और आज हमारी 7वीं क्लास है। आज हम कुछ स्पेसिफिक जो डिसऑर्डर्स है दोस्तों उनकी बात करेंगे। आज की जो क्लास है वो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर्स है दोस्तों उनके बारे में बताऊंगा जिनसे रिलेटेड जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जाते हैं। एक हम बात करेंगे आज, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बात करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बेल्स पाल्सी की। इस क्लास में बेल्स पाल्सी से रिलेटेड जो MCQs है वो भी पढ़ेंगे और मैं पूरा जो बेल्स पाल्सी जो डिसऑर्डर है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद में लास्ट जो डिसऑर्डर जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है दोस्तों उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे कि हम कभी करते भी नहीं है, शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है विच नर्सिंग एक्शन इज स्पेसिफिक टू द प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। दोस्तों इसमें एक डिसऑर्डर दे रखा है, डिसऑर्डर का नाम क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। कि किसी भी कोई क्लाइंट है, कोई पेशेंट है आपका जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो रहा है, उसके अंदर कौन सा नर्सिंग एक्शन है दोस्तों जो इस डिजीज से रिलेटेड क्या है? स्पेसिफिक है। दैट इज स्पेसिफिक मतलब इस डिजीज से ही रिलेटेड है। ये ऐसे नहीं कि और किसी डिजीज से रिलेटेड हो, डायरेक्टली मतलब फोकस करता है किसके ऊपर? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ऊपर। तो ऐसा कौन सा इनमें से इंटरवेंशन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। पहला दे रखा है कि बी अलर्ट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन। कि ऐसे जो क्लाइंट है दोस्तों उनके अंदर डिहाइड्रेशन या स्टारवेशन जो है उसको आपको क्या करना है? रोकना है। इसके लिए आप अलर्ट रहो कि उनके अंदर स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों दैट इज इनिशिएट एक्सरसाइजेज ऑफ द जा एंड फेशियल मसल्स। जो है आपका उसकी एक्सरसाइज और जो फेशियल जो मसल्स है दोस्तों उनकी जो एक्सरसाइज है वो आप शुरू करो, इनिशिएट करो, स्टार्ट करो। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज अप्लाई आइस कंप्रेसेस टू द अफेक्टेड बॉडी एरिया। कि जो भी बॉडी एरिया जहां पर इस डिजीज के अंदर, इन्होंने बताया नहीं कि कहां है इस ऑप्शन में, बट ये कह रहे हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अंदर जो भी बॉडी एरिया अफेक्टेड होता है उस बॉडी एरिया के अंदर आपको क्या करना है? आइस कंप्रेस का यूज करना है। और लास्ट जो है दोस्तों दैट इज एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेसिंग द टीथ। कि आपको जो टीथ जो ब्रेसिंग है दोस्तों उसको क्या करना है? उसके ऊपर फोकस करना है कि क्यों जरूरी है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने, आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा टाइम दे दिया करो 1-2 सेकंड का, कि हम भी खुद भी हमारी तरफ से आंसर देने की कोशिश करें ताकि वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। चलो अच्छी बात है, कई बार आप ऐसे खुद आंसर दिया करो कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ऐसे कुछ आए या नहीं आए तो भी दिया करो ताकि आपको याद रहे कि उस समय मैं ये सोच रहा था, ऐसा नहीं हुआ और इसका आंसर ये आया था। तो मैं ये इसकी भी शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको 1-2 सेकंड का टाइम दिया करूंगा मैं ताकि आप इसके ऊपर फोकस कर सको। तो इसके ऊपर हम डायरेक्टली नहीं आ सकते कि मैं डायरेक्टली आपको इंटरवेंशंस बता दूं। तो एक एक करके हम इस डिसऑर्डर के ऊपर आते हैं, फिर हम आपको समझाता हूँ। डिसऑर्डर का जो नाम है दोस्तों दैट इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो सिंपल सी बात है कि जिस डिसऑर्डर के अंदर नाम ट्राइजेमिनल आ गया तो मतलब कि जो ट्राइजेमिनल जो नर्व है दोस्तों, 5वीं जो क्रेनियल नर्व है वो क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। 5th क्रेनियल नर्व, 5th जो क्रेनियल नर्व है दोस्तों वो क्या हो जाती है? इसमें अफेक्ट हो जाती है। दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। उसके कारण क्या होता है दोस्तों? पेन होता है। न्यूरैल्जिया का मतलब नर्व पेन, नर्व से रिलेटेड पेन, पेन दैट इज रिलेटेड टू नर्व। एल्जिया का मतलब हो गया पेन। तो एक्चुअली में हम जानते हैं दोस्तों जो ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं। एक जो ब्रांच है दोस्तों जो आई वाले रीजन को सप्लाई करती है उसको हम ऑप्थेल्मिक ब्रांच कहते हैं। आपको मुझे पता है इसमें दिख नहीं रहा होगा लिखा हुआ क्या है। दूसरा दोस्तों जो मैक्सिलरी जो पार्ट है उसको सप्लाई करती है, तो मैक्सिलरी जोन। और तीसरा जो होता है दोस्तों दैट इज मैंडिबुलर। मैंडिबुलर, ये 3 इसकी ब्रांचेज होती है। ये नर्व इस प्रकार से आती है यहां पे ईयर के जस्ट ऊपर से और इस प्रकार से फैल जाती है। ये इस प्रकार से 3 ब्रांचेज हो गई। पहली ये वाली जो ब्रांच है दूसरी ब्रांच है और ये जो नीचे से जा रही है दैट इज 3rd ब्रांच, मैंडिबुलर ब्रांच। ये वाली जो ब्रांच है मैक्सिलरी ब्रांच है और ये कौन सी आपकी? ऑप्थेल्मिक ब्रांच है। जहां पर ये आई है यहां से जहां से डिवाइड हो रही है इसे हम गैंग्लियन बोलते हैं। दैट इज नोन एज गैंग्लियन।
तो इसके अंदर क्या होने लग जाता है दोस्तों, इस डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है वो थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली में ज्यादातर जो ये जो डिसऑर्डर होता है इसकी एटियोलॉजी लगभग अननोन है, पता नहीं चलता इसमें क्या होता है, लेकिन जो हाइपोथेसिस बनाई गई है कि ऐसा होता क्या वो है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होता है दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अंदर दोस्तों इरिटेशन होता है, इरिटेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। सिंपल सा याद रखना है, कुछ ज्यादा नहीं, कि जो ट्राइजेमिनल जो नर्व है दोस्तों वो इरिटेट हो जाती है। उसके कई सारे रीजन बताए गए हैं कि इसके कारण हो सकता है, इसके कारण हो सकता है दोस्तों। जैसे कि मान लो कि इसका कारण जो हो सकता है दोस्तों, ये जो सेरिब्रल जो आर्टरी है या हम कहें वेसल्स जो है दोस्तों, वेस्कुलर डिकम्प्रेशन हो सकता है कि वेसल्स जो है वो क्या करने लग जाती है दोस्तों, कंप्रेस करने लग जाती है। ब्लड वेसल्स जो है क्या करती है, कंप्रेस कर देती है किसको, ट्राइजेमिनल नर्व को। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। या फिर दोस्तों जैसे कि कोई ट्रॉमा है उसके कारण भी हो सकता है, कोई ट्यूमर है उसके कारण भी हो सकता है, या इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ये इरिटेशन कई सारे रीजन है, कोई एक रीजन का रीजन है नहीं, कई सारे ऐसे रीजन है दोस्तों जिनके कारण क्या हो सकता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो सकता है। आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना कि ट्राइजेमिनल जो नर्व है दोस्तों वो क्या हो जाती है, इरिटेट होती है। इरिटेट होने के कारण दोस्तों इंक्रीज होती है फायरिंग, इंक्रीज फायरिंग बाय ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा फायरिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फायरिंग का मतलब यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि गोली चलाएगी ट्राइजेमिनल नर्व। फायरिंग का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो इंपल्सेस जो होती हैं, जो संदेश जो होते हैं उनको आगे की साइड जो भेजा जाता है वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं। और उसको भेजने के चक्कर में उसकी फायरिंग के कारण ये क्या कोज करती है दोस्तों, पेन कोज करती है। क्या कोज करती है, पेन कोज करती है ये। तो इसका मोस्ट स्पेसिफिक जो सिम्टम होता है ना ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जब नाम में न्यूरल्जिया है दोस्तों तो इसका मोस्ट स्पेसिफिक जो सिम्टम आएगा वो क्या आएगा, पेन आएगा। पेन कहां पे आता है, मेनली पेन जहां जहां ट्राइजेमिनल जो नर्व है दोस्तों उससे सप्लाई हो रही है उन सभी जगह पे क्या होता है, पेन होता है। अभी पेन के बारे में हम और भी बात करेंगे जब मैं आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताऊंगा। बस सिंपल सा ये याद रखना है कि ट्राइजेमिनल जो नर्व उसमें इरिटेशन होता है और इरिटेशन के कारण वो क्या कोज करती है, पेन कोज करती है। इरिटेशन के कारण क्या कोज करती है दोस्तों, पेन कोज करती है। इसको आपको याद रखना है, बस इतना सा याद रख लो आप, ट्राइजेमिनल नर्व का इरिटेशन होने के कारण पेन कोज होता है। इसको एक डिसऑर्डर के नाम से और भी जानते हैं दोस्तों। मान लो एग्जाम में वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मान लो एग्जाम में डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले और आपसे फैक्ट दे दे, वो सिंपल सा आपको क्या देगा दोस्तों, ये पूछेगा कि भाई ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इज आल्सो नोन है। जो 4-5 उसमें 3-4 जो ऑप्शन है वो आपको दे देगा और पूछ लेगा। इसको बस थोड़ा सा याद रख लेना। इसे हम टिक डोलो यूरेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेना आप, डोलो जैसे टैबलेट आती है पीसीएम की, डोलो और यूरेक्स ऐसे याद रख लेना। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इज आल्सो नोन एज, सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा फैक्चुअल, जिस बच्चे को आता है वो कर देगा, जिसको नहीं आता वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है। आपको सीधा याद करना है दोस्तों कि इसमें टिक डोलो यूरेक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। टिक डोलो यूरेक्स, सॉरी, इस डिजीज को किस नाम जानते हैं, टिक डोलो यूरेक्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर टिक प्रेजेंट होता है और डोलो यूरेक्स प्रेजेंट होता है। टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, टिक का मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना। टिक का जो मीनिंग है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्चुअली में जो फेशियल जो मसल्स हैं उन फेशियल मसल्स के अंदर इसके अंदर ट्विचिंग प्रेजेंट होती है, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स। कुछ फेशियल मसल्स जो स्मॉल मसल्स जो होती हैं दोस्तों फेस के अंदर, उनके अंदर क्या होने लग जाता है, ट्विचिंग होने लग जाता है, ठीक है। तो पेशेंट जो है उसकी फेशियल मसल्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, ट्विचिंग प्रेजेंट रहती है। इसी टिक का और डोलो यूरेक्स जो वर्ड है दोस्तों उसका मीनिंग ही पेन होता है। डोलो यूरेक्स का क्या मीनिंग होता है, पेन। तो इसमें पेन तो होता ही है। तो दो सिम्टम तो हमारे सामने आ गए। अब हम इस डिजीज के जब सिम्टम पढ़ेंगे तो हमारे सामने दो सिम्टम तो दोस्तों आ गए हैं। एक क्या आ गया दोस्तों, पेन आ गया है, और दूसरा क्या आ गया है कि इसके अंदर ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। क्या आपको पता है कि एक बहुत बड़ा बॉलीवुड एक्टर है दोस्तों, दैट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। एक बहुत बड़ा बॉलीवुड एक्टर है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है और उसका नाम है सलमान खान। सलमान खान जो है दोस्तों उसको भी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो गया था, जिसके लिए उसने सर्जरी भी करवाई थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन सी सर्जरी इसके अंदर होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो ऐसा तो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो, बट फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो कि आपको डिजीज भी याद रहेगी उस बहाने कि भाई सलमान खान को कौन सी डिजीज थी। और आप जब कोई भी पेशेंट देखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, तो उस समय सलमान खान को याद कर सकते हो। तो हम बात करते हैं आगे। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन बन गया आपका कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये टिक डोलो यूरेक्स भी कहलाती है। अब इसमें है ना कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं दैट एक्जिबरेट और दैट इंक्रीज द सिम्टम्स और सीवियरिटी ऑफ दिस डिजीज।
आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ोगे ना तो उस दौरान ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं दोस्तों जिसके करने के कारण, किसी करने के कारण इस डिजीज के जो सिम्टम्स जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, सबसे पहला ध्यान रखना है कोल्ड। जब सर्दी पड़ती है तो कोल्ड के दौरान इस डिजीज के जो सिम्टम्स है दोस्तों वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो कोल्ड आएगा। इसके अलावा इंक्रीज्ड, जैसे लिखो हॉट और कोल्ड फूड, या टू हॉट और कोल्ड लिखो थोड़ा ज्यादा, टू हॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि अब जब आप नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको पता होना चाहिए कि उस पेशेंट को आपको ज्यादा हॉट चीजें नहीं देनी है, ज्यादा कोल्ड चीजें नहीं देनी है, उसको सर्दी से बचाना है आपको। तो टू हॉट और टू कोल्ड जो चीजें हैं दोस्तों, वो कोल्ड जो फूड है वो आप उसको नहीं दोगे। क्यों? उसके कारण से ज्यादा और भी ज्यादा क्या होगा दोस्तों, उसका पेन होगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सेसिव हेयरिंग या एक्सेसिव कॉम्बिंग ऑफ हेयर लिख लो। तो ये नर्व जैसे गुजर रही है, ज्यादा आप अगर जब ज्यादा कॉम्ब करते हो या फिर ब्रेसिंग ऑफ टीथ जोर जोर से करोगे ना दोस्तों, तो उस दौरान भी पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है। हेयर ब्रेसिंग भी लिख सकते हो आप इसको, ब्रेसिंग ऑफ टीथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेन होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि टीथ के अंदर भी पेन होता है, इसके अंदर गम्स के अंदर भी पेन होता है यहाँ पे। तो ज्यादा अगर आप एक्सेसिव क्या करते हैं दोस्तों, ब्रशिंग करते हैं, ब्रश करता है पेशेंट को जोर जोर से, तो उस दौरान भी उसको क्या होता है, पेन होता है। तो उससे भी आपको उसको बचाना है। तो ब्रशिंग ऑफ टीथ के कारण भी हो सकता है, एक्सेसिव अगर वो हेयर कॉम्बिंग करता है उसमें भी हो सकता है उसका। टू हॉट और कोल्ड जो फूड है दोस्तों वो भी करवाएगा, कोल्ड करवाएगा। इसके अलावा एयर करंट और ड्राफ्ट्स, अभी समझाता हूं इसको मैं, और ड्राफ्ट। एयर करंट और ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर तेजी से कोई हवा निकले ना उसके चेहरे के पास से तो भी उसको पेन फील होता है। ठीक है, तो एयर करंट और जो ड्राफ्ट है दोस्तों उससे भी आपको पेशेंट को क्या करना होता है, बचाना होता है। कई बार पेशेंट को सलाह दी जाती है भाई ज्यादा एयर से बचना है तो आप हेड का यूज करो। ठीक है, ड्राफ्ट ज्यादा एकदम से बर्फ पड़ रही है चेहरे के ऊपर मान लो, वो भी कोज करेगा। एकदम से कोई तेज हवा चलती है वो भी कोज करेगा। तो हेड का यूज करना, कपड़ों का यूज करना, वो भी पेशेंट को क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है, ताकि उसको और ज्यादा क्या नहीं हो, पेन नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा एक्सेसिव या फेशियल एक्सरसाइजेज, फेशियल एक्सरसाइजेज भी नहीं करवाई जाती है। वैसे ही पेशेंट को पेन रहता है तो फेशियल जो एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों वो भी पेशेंट को क्या कोच करवा सकती है, पेन कोच करवा सकते हैं। तो सिंपल सी ये बात है, इतना सा समझ लो कि हमारा चेहरा टच स्क्रीन हो जाता है याद करने के लिए कि कोई भी चीज कर रहे हो ना उसी में पेन हो रहा है। ब्रश कर रहा है वहां पेन हो रहा है, यहाँ पर हेयर कॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहा है टच हो रहा है तब भी पेन हो रहा है, हवा चल रही है उससे भी उसको पेन हो रहा है। ठीक है, ज्यादा गर्म खा रहा है तो भी पेन हो रहा है, ज्यादा ठंडा खा रहा है तो भी पेन हो रहा है उसको, कोल्ड पड़ रही है ज्यादा तो भी पेन हो रहा है। ठीक है, तो हर चीज में तो क्या हो रहा है उसको दोस्तों, पेन हो रहा है। तो ये सिम्टम्स, ये चीजें क्या करती है, एलिवेट करती है। तो इनसे आपको बचाना है पेशेंट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है कि इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको अगले क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीजें हैं दोस्तों वो हमें मिल जाएंगी। इसके क्वेश्चन का हम कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, समझ में आ गया? ट्राइजेमिनल नर्व जहां जहां जा रही है उसमें क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। वो कहां होता है वो सब हम आगे बात करेंगे। तो पहला दे रखा है दोस्तों, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें पहला, दूसरा दे रखा है, पहले को छोड़ो अभी आप। इनिशिएट एक्सरसाइजेज ऑफ द जॉ एंड द फेशियल मसल, कि आप क्या करो, जो है आपका, ठीक है, जबड़ा है और जो फेशियल मसल की एक्सरसाइजेज करवाओ। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि टच स्क्रीन की तरह हो रहा है, कोई भी चीज टच करोगे तो ही पेन होता है। जब वो फेशियल एक्सरसाइजेज करेगा ना तो उसका जो पेन है दोस्तों वो क्या हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पेन कहां होता है, अभी आप सिंपल से याद करो, पूरे चेहरे पे ही हो रहा है, क्योंकि फेशियल जो ट्राइजेमिनल जो नर्व है ये यहाँ सब कहीं क्या दे रही है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच दे रही है, आपका जो मैंडिबुलर ब्रांच है वो दे रही है, और जो मैक्सिलरी ब्रांच है वो भी दे रही है। तो सब कहीं तो क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो इसलिए एक्सरसाइजेज नहीं की जाती है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को और ज्यादा क्या होता है, पेन फील होता है। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, अप्लाई आइस कंप्रेस टू द अफेक्टेड बॉडी एरिया। मैंने आपको अभी बताया कोल्ड जो होता है दोस्तों वो और ज्यादा क्या करता है, पेन को स्टिमुलेट करता है। तो आई कंप्रेस करोगे पेशेंट का बॉडी एरिया को तो वो क्या कोज करवाएगा, आपका पेन कोज करवाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ ब्रशिंग द टीथ, कि आप क्लाइंट को ये समझाओ कि भाई ब्रशिंग ऑफ टीथ किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो ब्रशिंग ऑफ टीथ की ही नहीं जाती है। आगे मैं आपको जब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि ओरल हाइजीन के ऊपर कैसे फोकस करते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको भाई ओरल हाइजीन भी नहीं करनी, ये भी मत बता देना कि आपको भाई कुछ भी नहीं करना।
तो उसमें बताया जाता है दोस्तों कि आपको क्या तो आपको ओरल जो लिक्विड्स जो आते हैं, ठीक है, तो उनका यूज करके आपको ओरल वॉशिंग करनी है, रिंस करना है अपने माउथ को, ठीक है, या फिर आपका कॉटन स्वैब का यूज करोगे, बिल्कुल सॉफ्टली कॉटन से ब्रश करते हैं वो, कॉटन से, ठीक है, कॉटन से क्लीन करते हैं माउथ को, ब्रश नहीं करते, कॉटन से माउथ को क्या करते हैं दोस्तों, क्लीन करते हैं। तो बिल्कुल मतलब पेशेंट को इतना पेन हो रहा है तो वो ब्रश करेगा तो और ज्यादा पेन हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं की जाती, तो ब्रशिंग भी नहीं की जाती है, आइस कंप्रेस भी अप्लाई नहीं की जाती है, एक्सरसाइजेज भी। अब लास्ट जो आ रहा है दोस्तों, दैट इज जो अपना आंसर है, जो कि आप लोगों को सबको आता है ये, क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आएगा कि जब 3 नहीं है तो यही होगा आंसर, तो डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन। अब आपको सर ये कहां से समझ में नहीं आया, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट जो है ना, वो जब भी वो च्यूइंग करता है, चबाता है ना, तो उस दौरान भी इसको पेन होता है। अब खाना खा रहा है, चबा रहा है, ठीक है, ये ज्यादातर ये जो पेन है दोस्तों ये एक साइड में होता है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का एक ही साइड जो चाहिए, इधर साइड हो, चाहे राइट हो या लेफ्ट, किसी भी साइड हो सकता है, किसी को राइट साइड होता है, किसी को भी लेफ्ट साइड होता है। तो एक साइड जो पेन जो होता है ना दोस्तों, उसके कारण क्या होगा, जब वो च्यूइंग करता है ना, तो उसमें भी उसको क्या होता है, पेन फील होता है। तो अब आदमी खा रहा है, उसमें पेन हो रहा है, उसको पी रहा है तब पेन हो रहा है, हॉट खा रहा है तो पेन हो रहा है, कोल्ड खा रहा है तो पेन हो रहा है। तो उसके कारण क्या होगा कि वो इरिटेट हो जाएगा, और इरिटेट होकर वो पर्सन जो है ना दोस्तों, वो क्या करेगा कि पानी पिएगा, पानी भी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेशन में जाएगा, या खाना नहीं खाएगा तो किसमें जाएगा, स्टारवेशन में जाएगा। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, जब उनके सिम्टम्स पड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्लाइंट है दोस्तों, ये डिहाइड्रेशन में और स्टारवेशन के क्या हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें इन पे क्या करना है दोस्तों, फोकस करना है कि कहीं ये डिहाइड्रेशन में न चले जाएं या स्टारवेशन में नहीं चले जाए, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, लिखो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लिखो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के क्लाइंट को फूड च्यूइंग के कारण पेन होता है, इसलिए वो खाना कम कर देता है, इसलिए नर्स को क्लाइंट में स्टारवेशन, मतलब कुछ भी नहीं खा रहा, एंड डिहाइड्रेशन इसलिए नर्स को क्लाइंट में स्टारवेशन के साइन देखने चाहिए, के साइन के लिए अलर्ट होना चाहिए, ऐसे लिख लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आ जाएगी, इस क्वेश्चन में अलर्ट लिखा हुआ है, साइन के लिए अलर्ट होना चाहिए, एक क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, दिस डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज टिक डोलोयूरेक्स, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, टिक डोलोयूरेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रख लेना, भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को बताएगा हमें कि विच क्लिनिकल इंडिकेटर्स डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद टिक डोलोयूरेक्स, ठीक है, नाम लिख दिया इस डिसऑर्डर का, कि डिसऑर्डर को और किस नाम जानते हैं हम, टिक डोलोयूरेक्स के नाम जानते हैं। देखो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नहीं दिया यहाँ पे, तो कई बच्चे जो बेचारा ने पूरा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पढ़ रखा है लेकिन उसको डिसऑर्डर का नाम नहीं आया ना, तो वो तो वैसे ही छोड़ देगा, उसको नहीं पता ना कि मेरा पढ़ा हुआ डिसऑर्डर है ये। तो ऐसा कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो नर्स एक्सपेक्ट करती है या आइडेंटिफाई करती है कि क्लाइंट के अंदर टिक डोलोयूरेक्स के अंदर ही क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट होगा। तो आपको उन सभी सिम्टम्स के बारे में क्या करना है, बताना है। चलो बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों, दैट इज पेन। पेन इतना खतरनाक पेन होता है इसके अंदर कि कैसा पेन होता है, पेन होगा दोस्तों ऐसा एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत क्या तो ऐसा लिखा हुआ है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, या फिर नाइफ लाइक पेन होगा, ऐसे जैसे चाकू चला रहा हो ना कोई चेहरे के ऊपर। पेशेंट आप कहेगा कि कोई ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे को कांच लेकर है ना ऐसे काट रहा है, कांच लेकर मेरे चेहरे पे चला रहा है ना, ऐसा पेन हो रहा है मुझे, ठीक है। तो नाइफ लाइक पेन लिखा हुआ सकता है या एक्सक्रूशिएटिंग पेन लिखा हुआ सकता है। कोई एक
लिखा हुआ आएगा आपको ना, या फिर बर्निंग पेन, जैसे कुछ जला रहा हो ना, ऐसा पेन फील होता है, बहुत फास्ट, बहुत तेज पेन होता है दोस्तों पेशेंट को। ठीक है, बर्निंग पेन या नाइफ लाइक पेन या एक्सक्रूसिएटिंग पेन, बहुत तेज पेन, इंटेंस पेन होता है दोस्तों, या फिर आएगा इंटेंस पेन, कोई कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई पेन होता है वो किसी भी प्रकार से आपका लिखा हुआ आ सकता है कि भाई नाइफ लाइक पेन हो रहा है, जैसे कोई चाकू चला रहा हो या बहुत जल रहा हो, या फिर बहुत तेज पेन, इंटेंस पेन, एक्सक्रूसिएटिंग, बहुत तेज पेन होता है। कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपको याद करने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो हर कहीं जा रही है। तो आईज के चारों तरफ जो है दोस्तों, यहाँ हो सकता है, नोज पे हो सकता है, ठीक है, आपके लिप्स में हो सकता है, गम्स में हो सकता है, और टीथ में हो सकता है। तो जहां पर ट्राइजेमिनल जो नर्व है दोस्तों, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो जा रही हैं, उन सब जगह पे क्या होता है, पेन फील होता है। तो आपको ये याद रखना है कि पेन जो है ना, मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम है इस डिजीज का, पेन। इसके बाद में दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज टिकडोलोयूरेक्स। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, टिकडोलोयूरेक्स के नाम से जानते हैं। तो टिकडोलोयूरेक्स के नाम से अगर हम इसको जान रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, ट्विचिंग। तो दोस्तों ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स भी इसमें देखने को मिलता है, मतलब जो मसल्स जो होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ठीक है, तो ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल। तो टिक जो नाम है उसका मतलब ही टिकडोलोयूरेक्स का है हमने, तो टिक का मतलब ट्विचिंग। आप कई बार टर्म का यूज करके डिजीज को निकाल सकते हो आप, है ना। तो ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स भी देखने को इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार पेशेंट को आई क्लोज करने में भी पेन के कारण क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या फिर आई ओपन करने में प्रॉब्लम होगी, चलो उसको छोड़ो, पेन होता है तो पेन से वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नेक्स्ट इसमें लिखो दोस्तों, जो भी मैंने आपको ऑप्शन में लिखवाया था, स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन। पेशेंट को स्टारवेशन और क्या हो सकता है दोस्तों, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को दोस्तों फटीग होगा। देखो सारे दिन पेन रहेगा, सोएगा नहीं, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो सबके कारण क्लाइंट के अंदर फटीग तो देखने को मिलेगा ही ना, या इनसोम्निया भी देखने को मिलेगा। सोने में भी उसको क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, पेन होता है। पेन मतलब सोने में पेन नहीं होता, मतलब पेन होता रहता तो नींद नहीं आती है उसको, तो स्लीपिंग में उसे क्या होगी दोस्तों, प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपको ज्यादा भी सिम्टम याद नहीं रहे तो दो सिम्टम तो आप जरूर ध्यान रख लेना, एक तो ट्विचिंग और एक पेन, फेशियल पेन एंड ट्विचिंग, बस दो याद रख लो। टिकडोलोयूरेक्स में दोनों दे रखे हैं। टिक का मतलब यहाँ पर जो मसल्स के अंदर ट्विचिंग हो रही है, और दूसरा फेशियल पेन, डोलोयूरेक्स का मतलब पेन होता है। बस ये दो आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, इसके अंदर इसके नेक्स्ट जो चीजें हैं वो मैं आपके इसके नर्सिंग मैनेजमेंट ये सब अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन को मैं बहुत बड़ा कर दूं, मैं करता हूं ऐसा कई बार कि एक क्वेश्चन को मैं पूरी डिजीज समझा देता हूं, हर चीज करा देता हूं, लेकिन वो वहां पर जरूरी है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, जैसे इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आ गया, तो मैं यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको बता सकता हूँ। कई जगह मुझे प्रॉब्लम होती है, वहां पर दे नहीं रखा होता, तो फिर वो पूरी डिजीज वही पढ़ानी पड़ती है। अब इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो मैंने आपको बताया आपको उस पर रहना है। पहला दे रखा है मल्टीपल पेटेची प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं पेटेची, मतलब क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस जो ब्लीडिंग होती है, मैंने आपको एक बार शायद इनके बारे में बताया भी था, मैंने समझाया भी था। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग ऐसा कुछ देखने को इसमें मिलता नहीं है कि भाई सबक्यूटेनियस या सबडर्मल जो ब्लीडिंग है दोस्तों वो देखने को मिलती हो, तो ये सिम्टम आप वैसे भी हटा सकते हो। सेकंड दे रखा है एक्सक्रूसिएटिंग फेशियल पेन, मतलब बहुत तेज फेशियल पेन देखने को मिलता है। तो मिलता है या नहीं मिलता, बस देखो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता। ये सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वाला क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें राइट होंगे आंसर। ठीक है, इससे आपको ऐसे क्वेश्चंस वैसे भी फायदेमंद रहते हैं, आपको सिम्टम्स हर चीजें याद भी करवा देते हैं ये। तो एक्सक्रूसिएटिंग फेशियल पेन देखने को मिलेगा। ट्विचिंग ऑफ द माउथ देखने को मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, ट्विचिंग भी देखने को मिलता है। दो ही तो साइन है, दो ही तो आपको याद रखने हैं, मैंने कहा था, बाकी तो चलो उससे रिलेटेड है वो। इसके बाद दे रखा है दोस्तों यूनिलैटरल मसल वीकनेस। मसल वीकनेस गलत है, अगर इसमें पेन होता फेशियल यूनिलैटरल फेशियल पेन होता दैट इट वुड बी राइट, बट ये गलत है। ठीक है, तो यूनिलैटरल फेशियल पेन देखने को मिलता है, न कि यूनिलैटरल मसल वीकनेस। यूनिलैटरल को एक साइड, तो मसल वीकनेस देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, इसके अंदर पेन देखने को मिलता है। फाइन मोटार ट्रिमर्स ऑफ द आईलिड, आईलिड के अंदर ट्रिमर्स देखने को नहीं मिलते हैं कि भाई आईलिड के अंदर क्या देखने को मिलते हो, ट्रिमर्स देखने को मिलते हो, तो आईलिड्स के अंदर कोई ट्रिमर्स देखने को नहीं मिलते, तो ये भी क्या है आपका गलत है। तो राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी एक्यूरेटिंग फेशियल पेन एंड ट्विचिंग ऑफ द माउथ। तो लिख लो इसको, देखो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, या इसके ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो अब आप रिपीट करो तो कम से कम आपको याद तो रहे ना। टिकडोलोयूरेक्स में इंटेंस लिख लो आप, है ना,
इंटेंस फेशियल पेन, या आप चाहो तो ये पूरा वर्ड ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, एक्सक्रूशिएटिंग फेशियल पेन लिख सकते हो, एक्सक्रूशिएटिंग या फिर नाइफ लाइक या बर्निंग पेन। नाइफ लाइक मतलब चाकू के जैसा, या फिर बर्निंग पेन, बर्निंग फेशियल पेन तथा एंड ट्विचिंग ऑफ द माउथ प्रेजेंट रहता है, ट्विचिंग ऑफ द माउथ, देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेटिंग ए पेनफुल अटैक इन ए क्लाइंट विद टिकडोलोयूरेक्स। कि एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको टिकडोलोयूरेक्स है, और उस क्लाइंट के अंदर आप क्या नर्सिंग एक्शन लोगे, किस चीज के लिए, कि भाई पेन जो है ना वो ज्यादा नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, पेन को रोकने के लिए आप कौन सा नर्सिंग एक्शन इसमें लोगे। वैसे मैंने आपको ये बताया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आगे पढ़ाऊंगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि भाई कौन सा नर्सिंग एक्शन लोगे आप पेन को रोकने के लिए, किसमें, टिकडोलोयूरेक्स में। पहला दे रखा है दोस्तों कि आप तेजी से निकलोगे क्लाइंट के साथ, इसको आप अवॉइड करोगे, अवॉइड स्विफ्टली, मतलब आप जैसे भाग कर जा रहे हो या तेजी से निकल रहे हो क्लाइंट के पास से, उसको रोकना है आपको। क्लाइंट को आप प्रोन पोजीशन के अंदर रखोगे, कीप द क्लाइंट इन प्रोन पोजीशन। या फिर आप ओरल हाइजीन को क्या कर दोगे, रोक दोगे, डिसकंटिन्यू कर दोगे टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए। या फिर मसाज करोगे आप बोथ साइड ऑफ द फेस फ्रीक्वेंटली, बार बार आपको फेस के साइड पे क्या करना है दोस्तों, मसाज करना है। अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई है ना, इसमें से भी कुछ आंसर निकल के आ जाएगा आपका। देखो मसाज वाला बता दिया नहीं करना, क्यों, क्योंकि फेशियल एक्सरसाइज नहीं करनी, मसाज नहीं करना, ये तो बिल्कुल गलत है कि डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते आप किसी भी चीज को, आपको ओरल हाइजीन आपको बंद ही कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये दो तो आपको सामने निकल के आ गए, बाकी के बारे में ये भी आपका आंसर निकल के आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। पहले हम बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ध्यान रखना कि एक तो एमआरआई करवाते हैं और एक सीटी स्कैन करवाते हैं, तो उससे नर्व को जो इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों वो पता लग जाता है, ठीक है, बस ज्यादा टफ है भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर एक्चुअली में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो हम यूज करते हैं। पहली चीज क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब नर्व जो है ना, मैं वहां पे सिर्फ आपको ये भी बता सकता था कि नर्व का इरिटेशन होता है, उसके कारण पेन होता है, बट मैंने एक लाइन जोड़ी थी उसमें जानबूझ के, ताकि आप जब मैनेजमेंट पढ़ो तो आपको याद रही चीजें कि जब पेशेंट के अंदर दोस्तों क्या होती है, एक्सेसिव जो पेन हो रहा है उसका कारण क्या होता है कि इरिटेशन जब नर्व के अंदर होता है ना, उससे फायरिंग बढ़ जाती है, ठीक है, इंपल्सेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी सीजर मेडिकेशन यूज करते हैं। जो सीजर के अंदर जो ड्रग्स दी जाती है ना दोस्तों, वो इन नर्व के द्वारा जो एक्सेसिव जनरेशन कर रहा है इंपल्सेज का, वो जो फायरिंग हो रही है वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। या फिर हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, वो भी सेम यही काम करता है कि पेन को कम करने में क्या करता है दोस्तों, वो काम में लेते हैं। तो कुछ ड्रग्स हमको नाम याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, और तब आपको आने चाहिए, तो ध्यान रख लेना। ज्यादा भी नहीं याद रखो तो एक ड्रग तो जरूर याद रख लेना, कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन जो ड्रग है दोस्तों वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैसे क्लोनिजेपाम यूज करते हैं, क्लोनिजेपाम, और एक यूज करते हैं दोस्तों आपका फेनिटोइन, सीजर में यूज करते हैं ना फेनिटोइन। तो ये ज्यादा भी नहीं है ना, तो एक तो मेरे कहने से आप याद रख ही लेना, ठीक है, क्योंकि आगे आपको अभी भी क्वेश्चन मिलेगा, अभी आगे इसमें क्वेश्चन मिलेगा, तो कार्बामेजेपिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन मिलेगा कौन सी ड्रग्स यूज कर जाती है। एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज करते हैं, ये तो क्या करती है, फायरिंग को कम करती है, डिक्रीज द फायरिंग बाय द नर्व, और ये पेन को कम करती है। तो ये फायरिंग करेंगी तो पेन को तो कम करेंगी, लेकिन ये डायरेक्टली डिप्रेस्ड करके नर्व को, पेन को क्या करती है दोस्तों, कम करती है। एमाइट्रिप्टालिन एंड नोरट्रिप्टालिन। ठीक है, ये आप एग्जांपल साइकेट्रिक में आपको वैसे भी याद रखने, तो यहां भी याद रख लो, ताकि साइकेट्रिक में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए आपको। अगर यहाँ नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा, बट याद करने पड़ेंगे आपको देर सवेर, क्योंकि आपको तो एग्जाम क्लियर करना है, वही आपको ट्राइजेमिनल तो पढ़ना नहीं है, तो आप उनके एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो ना। तो ये जरूर याद रखना, कार्बामेजेपिन। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में कुछ सर्जरीज की जाती हैं दोस्तों, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला इसके अंदर एक माइक्रोवेस्कुलर
डीकंप्रेशन करते हैं इसमें। माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन का मतलब क्या है? जब मैंने आपको ईटियोलॉजी पढ़ाई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों कि ब्लड वेसल्स क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकती हैं। ठीक है, जब मैंने आपको ईटियोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां पर समझाया था थोड़ा सा कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या कर सकती है, इसको कंप्रेस कर सकती है। वेस्कुलर कंप्रेशन डीकंप्रेशन बताया था कि भाई ये कंप्रेशन लिखो ना, डीकंप्रेशन वर्ड सही अच्छा नहीं रहेगा, कंप्रेशन लिखो। वेस्कुलर कंप्रेशन, जो ब्लड वेसल्स है जैसे सुपीरियर सेरिबुलर आर्टरी है वो क्या करने लग जाती है, कंप्रेस करती है इस नर्व को। तो आपको उसको वहां से क्या करना होता है दोस्तों, हटाना पड़ता है। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये प्रोसीजर इस प्रकार से काम करता है। तो माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन के द्वारा जो ब्लड वेसल्स जो है दोस्तों कंप्रेस कर रही हैं, नर्व को कंप्रेस करती है ब्लड वेसल्स, तो वो क्या करते हैं, हम रोकते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, माइक्रोवेस्कुलर डीकंप्रेशन के नाम से जानते हैं। एक दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स फॉर्म, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है, रेडियो वेव्स है, उनका यूज करके हम क्या करते हैं कि जो नर्व है ना दोस्तों, उसको क्या करते हैं, एब्लेशन करते हैं, उसको काटते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म्स के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, या इसको हम परक्यूटेनियस, इसका एक नाम और भी है परक्यूटेनियस, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये छोटा नाम याद रख लो, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म गैंग्लियोलाइसिस भी बोलते हैं इसको। अब लास्ट में दोस्तों करना ही पड़ता है, नर्व को ही वो करना पड़ेगा, नहीं तो पेन कम होगा ही नहीं। तो परक्यूटेनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म गैंग्लियोलाइसिस इस प्रोसीजर का पूरा नाम है। आप याद रखो तो ठीक है, लेकिन इतना तो याद रख लेना कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म्स क्या की जाती है, यूज की जाती है। एक दोस्तों नर्व का जो गैंग्लियन है ना, उसको ही कट करते हैं, तो उसे हम राइजोटोमी के नाम से जानते हैं। गैंग्लियन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जहां से नर्व की तीनों ब्रांचेज निकल रही हैं, हर चीज जुड़ी हुई है, मैं इसलिए वो चीजें पहले ही बता देता हूं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं है। मैं वहां पर गैंग्लियन मैंने आपको इसलिए बताया, फायरिंग मैंने आपको उसके कारण से बताया था, तो चीजों को जोड़ना जरूरी होता है ना। तो इसके लिए जो प्रोसीजर किया जाता है, ज्यादा नहीं तो प्रोसीजर का नाम याद रख लेना बस आप, क्या किया जाता है, राइजोटोमी। एक इसमें ग्लिसरोल का इंजेक्शन भी लगाया जाता है दोस्तों, ग्लिसरोल इंजेक्शन। ग्लिसरोल इंजेक्शन क्या काम करता है कि एक्चुअली में जो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स जो होते हैं ना दोस्तों, उनको डीमाइलिनेशन का काम करता है नर्व को। तो उससे क्या होता है, जो इंपल्सेस ज्यादा जनरेट हो रही है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, कंडक्शन कम हो जाता है, नर्व कंडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि इसमें ग्लिसरोल इंजेक्शन का भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें ज्यादा आपको वो नहीं करना, बस मेन फोकस करना है कि होता क्या क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके अंदर कि ग्लिसरोल इंजेक्शन का यूज करते हैं, एक राइजोटोमी प्रोसीजर होता है, इसमें इतना याद रख लेना, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म होता है, और एक माइक्रोवेस्कुलर क्या करते हैं दोस्तों, डीकंप्रेशन करते हैं। जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तो उसमें ये भी पढ़ते हो कि भाई जब सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सेंसरी लॉस हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, सेंसरी लॉस हो जाता है। अब सेंसेशन नहीं रहेगा, नर्व को आपने कट कर दिया तो यहाँ की जो मसल्स है उनके अंदर सेंसेशन जब नहीं रहता है दोस्तों, तो उसके कारण ध्यान रखा जाता है कि भाई पेशेंट का मतलब पेन तो रहेगा नहीं, बाद में पेन नहीं रहेगा तो, लेकिन उसके माउथ के अंदर पेन नहीं होगा तो डेंटल कैरीज हो सकता है, उसको कैविटीज हो सकती है, लेकिन उसको पेन ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा। आंख के अंदर कुछ चला गया उसको पता नहीं लगेगा, तो आंखों को चेक करना जरूरी है कि भाई आई इरिटेशन नहीं है। दिन में 2 से 3 बार आप उसको नॉर्मल सलाइन के द्वारा क्या करते हो, आई को वॉश करना पड़ता है। हर 6 महीने में आपको डेंटल चेकअप करवाना पड़ता है, ताकि कहीं डेंटल कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि उसको पेन होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, बट दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, सो आप उसको याद मत करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सर्जरी के बाद सेंसरी लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नर्व को काट दोगे और कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो फिर तो नर्व का काम ही क्या था, तो फर्क तो पड़ता है। ठीक है, तो उसका भी याद रखना। उसके ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। छोड़ो, बात करते हैं कि कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं हम, ओरल हाइजीन पे ध्यान देना जरूरी होता है। तो ओरल हाइजीन में ब्रशिंग नहीं की जाती है दोस्तों, बंद नहीं करना है आपको कि भाई आपने ओरल हाइजीन ही बंद कर दी, ऐसा नहीं करना, लेकिन आप ब्रशिंग को बंद करवाओ और आप क्या करो, क्या तो इसको जो सोल्यूशन है उसको रिंस करो, रिंस द माउथ विद सोल्यूशन, रिंस द माउथ विद सोल्यूशन। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो, कॉटन स्वैब का यूज करो दोस्तों, यूज द कॉटन स्वैब to clean the mouth, use the cotton swab to clean the mouth, to clean the mouth। तो माउथ को क्लीन करने के लिए आप जो कॉटन स्वैब है दोस्तों उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ओरल हाइजीन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फीडिंग में भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि आपको अवॉइड करना है टू कोल्ड एंड टू हॉट फूड को।
इसके अलावा अवॉइड चूविंग फ्रॉम अफेक्टेड साइड। मैंने आपको कहा था यूनिलैटरल होता है इसमें, तो जिस साइड आप ज्यादा है ना, जैसे अफेक्टेड हो रहा है तो भाई इस साइड पेन हो रहा है, तो इस साइड से कभी भी आप चू मत करो, कोशिश करो दूसरी साइड से चू करने की, चबाने की, अफेक्टेड साइड। ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहता है कि भाई जो फूड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, ताकि च्यूइंग में प्रॉब्लम नहीं हो। सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो ये भी आप फोकस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन है वो यही चीज को समझा रहा है कि जैसे भाई एक तेज पंखा चला रहे हो आप, एकदम से पास से गुजर रहे हो, तो इन सबसे क्या करना है, प्रिवेंट करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एयर करंट से प्रोटेक्ट करना है, ड्राफ्ट से, सीधा चेहरे पे बर्फ गिर रही है, वो हवा चल रही है चेहरे पे, उन सब में उसको क्या होता है, पेन होता है। तो उससे भी आपको क्लाइंट को क्या करना होता है दोस्तों, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और क्लाइंट को हम प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं, डोंट गिव दिस पोजीशन। कौन सी पोजीशन नहीं देनी चाहिए क्लाइंट को दोस्तों, प्रोन पोजीशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रोन पोजीशन जो है दोस्तों, सिंपल सी बात है दोस्तों, जब प्रोन होगा तो इस प्रकार से लेटेगा तो उसके चेहरे के ऊपर क्या होगा, टच होगा बेड, और जब बेड टच होगा तो उसके क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि उसको तो फेशियल टच स्क्रीन हो गया, मैंने आपको समझाया याद करने के लिए, तो उसको जहां भी टच होगा वहां पेन होगा। इसलिए हम क्लाइंट को प्रोन पोजीशन इसके अंदर नहीं देते हैं, कि प्रोन पोजीशन के कारण पेन क्या हो सकता है दोस्तों, और भी ज्यादा हो सकता है। तो वापस से लौट कर आते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना, दैट वुड बी फर्स्ट, अवॉइड वॉकिंग स्विफ्टली बाय द क्लाइंट। ऐसे नहीं कि आप तेजी से गुजर रहे हो, तेजी से गुजरोगे तो दोस्तों एयर करंट पैदा होगा, एकदम से हवा सी चलती है, एकदम से आप उसके पास से गुजरोगे तो उसके कारण क्या होगा, उसको दोस्तों पेन हो सकता है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये, लेकिन यही इसका आंसर आएगा, अवॉइड वॉकिंग स्विफ्टली बाय द क्लाइंट। नर्स को ध्यान रखना है, ये तो कहेगा आपको कि क्या है यार, कैसे तेज चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो तूफान की तरह, मेरे दर्द हो रहा है इससे भी। ठीक है, आपको गुस्सा आएगा कि क्या है यार, कैसा पेशेंट है, किस चीज का पेशेंट है ये। नेक्स्ट सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है, दैट इज कीप द क्लाइंट इन द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन हम नहीं देंगे, अभी मैंने आपको समझाया कि प्रोन पोजीशन में टच होगा और उसको पेन होगा। डिसकंटिन्यू ओरल हाइजीन, कोई भी चीज को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, हम मॉडिफाई करते हैं इसको। मॉडिफाई मतलब अलग तरीके से करवाएंगे भाई। जब हम ब्रेसिंग नहीं करवा सकते टीथ की, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉटन स्वैब का यूज करेंगे या फिर सॉल्यूशंस का यूज करेंगे। मसाजिंग तो बिल्कुल ही क्या होती है, प्रिवेंट होती है। क्यों, क्योंकि पेन को और ज्यादा क्या कर देती है दोस्तों, इंक्रीज कर देती है। फेशियल एक्सरसाइजेज या मसाजिंग जो है, मसाज करते हो आप चेहरे पे, तो वो पेन को और क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो लिख लो, इसमें लिखो, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के क्लाइंट, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के क्लाइंट की केयर करते समय, न्यूरल्जिया के क्लाइंट की केयर करते समय, की केयर करते समय क्लाइंट के पास से नर्स को तेजी से नहीं गुजरना चाहिए। तेजी से, ब्रैकेट में लिख लो, जो ये सेंटेंस दे रखे हैं ना वही लिख लो आप, ताकि आपको याद रहे। स्विफ्टली बाय द क्लाइंट, वॉकिंग स्विफ्टली, ताकि आपको याद तो रहे ना। हिंदी में याद कर लिया फिर इंग्लिश में आया तो समझ में नहीं आया तो क्या फायदा। तेजी से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि एयर करंट भी, मतलब एयर का एकदम से जाना, वो एयर करंट कहलाता है ना, हवा का गुजरना। एयर करंट भी पेन को एयर करंट भी फेशियल पेन को इंक्रीज कर सकता है। एयर करंट भी फेशियल पेन को इंक्रीज कर सकता है, इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवा दिया है, एक बार इसको देखते हैं, आपको आता है इसका आंसर। एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको डायग्नोज किया गया है किसके साथ में, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के साथ में। विच मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर दिस क्लाइंट, किस क्लाइंट के लिए क्या प्रेस्क्राइब किया जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन जो सी है वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा, या फिर मॉर्फिन सल्फेट ओपोइड ड्रग होती है ये प्रेस्क्राइब किया जाएगा, ओपियोइड। ओलपेरिनोल जो गाउट में यूज की जाती है वो प्रेस्क्राइब की जाएगी, या फिर दोस्तों एंटी सीजर मेडिकेशन या कार्बामाजेपिन प्रेस्क्राइब की जाएगी। तो मैंने आपको समझा रखा है, बताओ इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, आप ही बताओ। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं प्रेस्क्राइब की जाएगी, इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है रीजन। हम विटामिन सी नॉर्मल पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन भाई इसमें क्या रोल है, ये कोई रोल हम डिसाइड नहीं कर रखा कि भाई ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में इसका क्या काम है। मॉर्फिन सल्फेट नहीं देते हैं ड्रग,
ये पेन को कम कर सकती है, बट इट ऑल्सो कोजेज डिपेंडेंस, ये पेशेंट के अंदर डिपेंडेंस कोज करती है, फिर वो जब ड्रग लेगा तो ही उसका पेन सही होगा, नहीं तो उसका पेन सही नहीं होगा, इसलिए हम ये यूज नहीं करते हैं। ऑलप्रेनियोल का तो यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये तो गाउट की ड्रग है, एंटी गाउट ड्रग है, ये गाउट के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये यूज नहीं करते हैं। तो कौन सी यूज करते हैं हम, कौन सी ड्रग यूज करते हैं, आप इसका आंसर आप बता दो मुझे क्या आएगा, तो कार्बामेजेपिन हम यूज करते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में जो दे रखे ना, ये याद मत किया करो, दीज आर द ब्रांड नेम, जो कि हमारे इंडिया के तो हैं भी नहीं, तो लिख लो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के ट्रीटमेंट में नर्व फायरिंग को कम करने के लिए एंटी सीजर मेडिकेशन कार्बामेजेपिन का यूज करते हैं, कार्बामेजेपिन का यूज करते हैं। कार्बामेजेपिन को हाईलाइट कर लेना, अगर आपके पास 25 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, तो इसको भी कर लो, छोड़ो, चलो पूरा कार्बामेजेपिन को ही लिख लो, तो एंटी सीजर तो और भी हो सकती है, बट आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कार्बामेजेपिन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसकी रिसोर्ट ले लो आप इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि विच क्लिनिकल इंडिकेटर, मतलब कि कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, कि कोई भी क्लाइंट है दोस्तों ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, जिसे हम टिक डोलोयूरेक्स के नाम से भी जानते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो देखने को मिलता है। तो आपने सबने पढ़ा हुआ है कि इनमें से क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, वो हमें ढूंढना है। अब पहले आपको बता देता हूं, फिर आप लोग बताना। पहला दे रखा है कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्लीप बिकॉज ऑफ एंजाइटी, कि जो पेशेंट है दोस्तों वो ज्यादा सोएगा एंजाइटी के कारण। दूसरा दे रखा है हाइपर एक्टिविटी, कि हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन रिसीव्ड, क्योंकि जो मेडिकेशन वो रिसीव करता है उसके कारण। थर्ड दे रखा है कि एग्जॉस्टेशन देखने को मिलेगा और फटीग देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम पेन, ज्यादा दर्द होने के कारण जो क्लाइंट है दोस्तों वो एग्जॉस्ट हो जाता है बिल्कुल, और फटीग देखने को मिलता है, थकावट देखने को मिलती है। फोर्थ दे रखा है कि एक्सेसिव टॉकटिवनेस, का मतलब ज्यादा बोलता है, क्लाइंट है जो ज्यादा बोलता है बिकॉज ऑफ एंजाइटी के कारण, एंड एप्रीहेंशन के कारण, जो फियर होता है, डर होता है बीमारी का, उसके कारण। पांचवा दे रखा है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक, कि जो न्यूट्रिशनल जो इनटेक है दोस्तों वो क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एन अटैक, क्योंकि उसको जो डर लगा रहता है कि भाई अगर मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे दर्द होने लग जाएगा। तो मैंने आपको समझा रखा है, मेरे हिसाब से आप बता सकते हो इसमें से कौन कौन से आएंगे, बताइए कौन कौन से आएंगे। पहला दे रखा है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्लीप, कि भाई वो ज्यादा देर सोएगा। एक बात बताओ, जब आपको दर्द होगा तो आप ज्यादा देर सोओगे या कम देर सोओगे? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि क्लाइंट के अंदर इनसोम्निया देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लाइंट को सोने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को पेन होता रहता है, पेन के कारण से नींद नहीं आती है। तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्लीप नहीं आएगा, इनसोम्निया आएगा, कि लैक ऑफ स्लीप देखने को मिलती है ड्यू टू एंजाइटी और पेन। तो ये गलत हो गया। दूसरा दे रखा है हाइपर एक्टिविटी। भाई किसी भी क्लाइंट को अगर पेन हो रहा है दोस्तों, तो पेन के कारण से हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी, उसकी एक्टिविटीज क्या हो जाती है, रिटार्डेड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। क्लाइंट के अंदर एक्टिविटी करने से वो डरता है, किसी भी चीज को करने से वो क्या करेगा दोस्तों, डरेगा। तो हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, न कि हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड दे रखा है एग्जॉस्शन एंड फटीग। सिंपल सी बात है, अच्छी बात है ये, और ये मैंने आपको पहले समझाया भी है दोस्तों कि क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट है ना, इतने पेन से एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, वो बिल्कुल कुछ खा नहीं पाता है, क्योंकि जब वो खाता है तो उसको उसमें भी पेन होता है, ठीक है, उसको नींद नहीं आती है, उसके कारण भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके अंदर फटीग आएगी, थकावट आएगी, ठीक है, पेन के कारण भी उसमें फटीग होगी, नींद नहीं आ रही उसके कारण भी फटीग होगी, खा नहीं पा रहा उसके कारण भी फटीग होगी। तो ये सिम्टम इसको देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी तक एक ही जो ऑप्शन है जो हमें सही मिला है इनमें से। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों एक्सेसिव टॉकटिवनेस। अरे भाई जब क्लाइंट को एक्सेसिव टॉकटिवनेस कहां से आएगा, जो बोल ही नहीं पाएगा, क्लाइंट को बोलने में क्या होगी दोस्तों, दिक्कत होगी, दर्द होगा, दर्द में तो क्लाइंट कम बोलेगा ना, तो कम आएगा, इसमें वो बोलता कम है नहीं कि ज्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा।
और लास्ट दे रखा है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक। तो मैंने आपको बताया था स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि क्लाइंट को पेन होता है, पेन के कारण वो जो क्लाइंट है दोस्तों वो कम इनटेक करता है। तो ये बिल्कुल सही है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ फियर ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एन अटैक, क्योंकि उसको डर लगता है कि और ज्यादा दर्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट जो ऑप्शन आएंगे दोस्तों दो आएंगे। ऐसे क्लाइंट के अंदर फटीग देखने को मिलती है, ठीक है, एग्जॉस्टेशन देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक देखने को मिलता है। तो ये दोनों सिम्टम इसके अंदर आएंगे। तो राइट आंसर जो इसके हो जाएंगे वो दो हो जाएंगे, थर्ड एंड फिफ्थ। तो लिख लो इसको। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अंदर क्लाइंट को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्लाइंट में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्लाइंट में एग्जॉस्ट हो जाता है वो, तो एग्जॉस्टेशन देखने को मिलता है एंड फटीग तथा इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक देखने को मिलता है। देखो एमसीक्यूज है ना, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। मेरा पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि आपको भाई ये किताब पूरी करवा दूं, मैं चाहूँ ना तो इनके एमसीक्यूज है ना, आपको एक दिन में 50 एमसीक्यूज करवा सकता हूँ और एक ही घंटे में करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू तो आप कर दोगे, मान लो उसको रट भी लोगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना दोस्तों, आप देखो एक काम किया करो, मेरे पढ़ाने में मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको फायदा हो। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिससे मैंने आपको कोई भी डिसऑर्डर पढ़ाया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पढ़ाया, तो आप सिर्फ इन क्वेश्चंस पे डिपेंड मत रहो। आप और कोई बुक निकालो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालो, उससे देखो उसके अंदर, अगर मैंने नहीं भी बताया तो आप उनको ऐड करो। तो उससे क्या है कि दोस्तों आपको ऐसा नहीं सिर्फ आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो और सिर्फ इस बुक के ऊपर डिपेंड रह गए या सिर्फ इन क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड रह गए, इनका फायदा उठाया करो। मैंने आपको मान लो पहले जो डिसऑर्डर्स पढ़ाए हैं, ऑटोस्क्लेरोसिस पढ़ाया है, मेनियस डिजीज पढ़ाई है, मैंने आपको ग्लूकोमा मैंने आपको पढ़ाया है, कैटरैक्ट पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है ना वो ढूंढो आप, ठीक है, नेट के अंदर ढूंढो, प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से ढूंढो, दूसरी कोई बुक उठा लो, ठीक है, आप सोंडर्स की बुक उठाओ उसमें से एमसीक्यूज देखो, और कोई भी बुक है आपके पास प्रताप नर्सिंग गाइड है, आपके पास टारगेट हाई है, उसमें देखो, तो उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज किया करो, ताकि आपको ये जो 1 घंटा है ना, ये आप जो मेरे को देते हो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। आपको मैं डिजीज पढ़ाता हूँ पूरी, मैं जो मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि सिर्फ ये पर्पज नहीं है। देखो ये क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है ना, मैं सिर्फ आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आया तो उसके बारे में बता दूंगा, बाकी चीज नहीं बताऊंगा। 2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, 2 बता दिए बस, मैं कह दूंगा ये चीजें होती है, ये नहीं होती, तो वो तो आप ही पढ़ सकते हो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसका फायदा ये है दोस्तों कि मैं आपको पूरी डिजीज करवाता हूँ, पूरी डिजीज मैं खुद पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट बताता हूँ, तो आप उसका फायदा उठाया करो और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज और है ना उनको भी किया करो उसके साथ साथ में, ताकि आपका पूरा सिस्टम ही खत्म होता जाए। जैसे मैंने आपको ओबीजी पढ़ाई तो ओबीजी पूरी खत्म हो, नर्वस सिस्टम पढ़ाया नर्वस सिस्टम पूरा हो, एंडोक्राइन पढ़ाया एंडोक्राइन से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज देखा करो आप, तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ आप इस पे डिपेंडेंट मत रहा करो कि 10 क्वेश्चन कर लिए और सो गए कि बस ठीक है वो ये किताब चल रही है, भाई ये क्यों, आप पूरा खत्म करो ना, सिलेबस को पूरा करो कि आपको नर्वस सिस्टम फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। सारे डिसऑर्डर तो मैं पढ़ा ही दूंगा आपको, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर नहीं बचेगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों। जैसे हमने सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट पढ़ा, स्ट्रोक पढ़ा, सब कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और करो आप, और देखो क्या क्या क्वेश्चन है, जो चीज नहीं बताई उनको खुद ऐड करो, जो बता दी है उनको रिवाइज करो, तो उसका फायदा उठाया करो आप। इसका ये फायदा उठाया करो कि भाई सर है ना पूरी डिजीज पढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको बाकी के क्वेश्चंस भी आए, सिर्फ इन 10 क्वेश्चन के ऊपर मत डिपेंड रहा करो आप, है ना, क्वेश्चन किया करो। थ्योरी मैं आपको करवा रहा हूँ साथ में, तो क्वेश्चन आप कर लिया करो ना, तो उससे बेनिफिट मिलेगा आपको, ये ध्यान रखा करो आप। मैं मेहनत करता हूं तो उसका फायदा आपको मिलना चाहिए, और फायदा तभी मिलेगा जब आप खुद मेहनत करोगे। अरे यार और क्वेश्चन नहीं है इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू टू लिमिट ट्रिगरिंग द पेन। मैंने आपको कई सारे फैक्टर करवाए थे, फैक्टर्स दैट कैन एलिवेट द पेन, इंक्रीज द पेन, स्टिमुलेट द पेन। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है
कि आपको नर्स जो है वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को, ताकि उसका जो पेन है ना, ये जो ट्रिगर करता है पेन को, वो चीज क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। लिमिट का मतलब कम हो जाए। एसोसिएटेड विद द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, की जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों जो आपको क्या करनी चाहिए, लिमिट करनी चाहिए, रोकना चाहिए उसको, जो कि पेन को क्या करेगी दोस्तों, बढ़ाएगी। ठीक है, तो पहला इसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट टू लिमिट, जो लिमिट करनी है आपको, जो ट्रिगर करती है पेन को, जो कि ट्राइजेमिनल से बढ़ता है। पहले इसमें दे रखा है दोस्तों कि भाई आप क्या करो, ड्रिंक करो आइस्ड लिक्विड। तो भाई ड्रिंक करोगे आइस लिक्विड तो पेन कम होगा या बढ़ेगा, जबकि इसमें आपको कम करना देखना है, तो इसमें पेन बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था, आप उसमें जाके देख सकते हो कि टू हॉट और टू कोल्ड फूड आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो टू हॉट और टू कोल्ड अगर आपने फूड ले लिया, ड्रिंक आइस लिक्विड आपने लिया, आइस है इसमें, कोल्ड है, तो दोस्तों ये पेन को क्या करेगी, एलिवेट करेगी। तो ये तो आप क्लाइंट को कहोगे नहीं कि आप भाई ये चीज लो, तो ये पेन को एलिवेट करती है, तो ये नहीं लेंगे। अवॉइड ओरल हाइजीन, बिल्कुल गलत है, मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह से समझा दिया था। अवॉइड कभी नहीं करेंगे हम, इसको क्या करेंगे दोस्तों, मॉडिफाई करेंगे। हमें क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का क्या फायदा होगा, मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है कि आपने उसको क्या, तो आप जो माउथ है उसको रिंस करो केमिकल्स के यूज करके, ठीक है, या फिर आप क्या करो, कॉटन स्वैप लेकर फिर क्लीन करो। ब्रश करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो ओरल हाइजीन को अवॉइड नहीं करना है कभी भी। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, अप्लाई वार्म कंप्रेस। वार्म कंप्रेस अप्लाई करो। तो जो वार्म कंप्रेस है दोस्तों, वो भी क्या कोज करेगा, पेन कोज करता है, पेन को और एलिवेट करवाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गर्म और ठंडी सब चीजें एलिवेट करती हैं इसके अंदर। सिंपल से बता रखा है मैंने, टच स्क्रीन ही हो गया पर्सन पूरा, छुओगे तो भी दर्द होगा उसको। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो लास्ट जो ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज च्यू ऑन द अनअफेक्टेड साइट। कि आपको क्या करना है दोस्तों, कि मैंने आपको उसके अंदर बताया भी था कि जब फीडिंग करवाते हैं उसमें कई चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से एक मैंने आपको क्या बताया था कि अनअफेक्टेड साइड से आपको क्या बताना है कि पेशेंट को भाई आप जब च्यूइंग करो, खाने को जब चबाओ, तो आप कौन सी साइड से चबाओगे, उसको अनअफेक्टेड साइड से चबाओगे। तो च्यूइंग ऑन द अनअफेक्टेड साइड वुड बी द राइट आंसर। तो लिखो, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के क्लाइंट को, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के क्लाइंट को अनअफेक्टेड साइड से, अनअफेक्टेड, क्योंकि यूनिलैटरल पेन होता है, मैंने आपको बताया था एक साइड होगा, चाहे फेस की इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो, तो दूसरी जो साइड है उसे चबाना है उसको। अनअफेक्टेड साइड से च्यूइंग की सलाह दी जाती है। फूड च्यूइंग लिख लो ना, ताकि इसमें समझ में आए। फूड च्यूइंग की सलाह दी जाती है, सलाह दी जाती है, तथा टू हॉट और हॉट, टू हॉट एंड टू कोल्ड फूड अवॉइड करने को कहा जाता है। अवॉइड करने को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसमें मुझे कुछ ऐड करने हैं क्वेश्चंस, ये हो 91 नहीं, ये नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, वो बेल्स पॉलिसी से आएंगे। अब आपको बेल्स पॉलिसी में पढ़ाऊंगा, उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो आप उसके बाद में जो भी एमसीक्यूज उसके बचते हैं ना, कम से कम 30-40 एमसीक्यूज और किया करो उससे रिलेटेड आप, ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे उसको एग्जाम में, सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है आपको। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद बेल पाल्सी। ये क्लाइंट है दोस्तों, वो बेल पाल्सी का क्लाइंट है, तो आप क्या चीज इंक्लूड करोगे जब उसकी आप क्या कर रहे हो, केयर कर रहे हो। जब आप प्लान कर रहे हो केयर की, उसकी केयर करनी है, तो क्या चीज इंक्लूड करोगे बेल पाल्सी के क्लाइंट में। पहला ऑप्शन दे रखा है कि मैनेज करोगे इनकॉन्टिनेंस को, चाहे वो यूरिन और फीकल, किसी का भी इनकॉन्टिनेंस उसमें दे नहीं रखा है कि भाई यूरिन का इनकॉन्टिनेंस हो रहा है या फीकल का इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। या फिर आप उसको
चलने में क्या करोगे, मदद करोगे, असिस्ट करोगे विद एम्बुलेशन, या फिर आप कॉर्नियल डैमेज को क्या करोगे दोस्तों, प्रिवेंट करोगे, या फिर आप मेंटेन करोगे उसके अंदर कि भाई सीजर्स आ सकते हैं ऐसे क्लाइंट के अंदर, तो सीजर जो प्रिकॉशंस है दोस्तों उनको क्या करोगे आप, मेंटेन करोगे। चलो बात करते हैं बेल्स पाल्सी की। बेल्स पाल्सी को हम फेशियल पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं, फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस। अब देखो बेल्स पाल्सी मतलब बैल की पाल्सी, मतलब बैल को जो पाल्सी हुई उसकी पाल्सी, बैल की पाल्सी, बैल के द्वारा दी गई पाल्सी। एक्चुअली में दोस्तों सर चार्ल्स बेल नाम के साइंटिस्ट मान लो, डॉक्टर मान लो, उन्होंने सबसे पहले है ना इसकी खोज की थी, इस डिजीज के बारे में पता लगाया था, तो उन्होंने खुद के नाम के ऊपर ये डिजीज दी है, इसलिए इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं, बेल्स के नाम से जानते हैं। और पाल्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैरालाइसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, फेस की क्या हो जाती है, पैरालाइसिस हो जाती है, इसलिए इस डिसऑर्डर को हम फेशियल पैरालाइसिस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस डिसऑर्डर को हम फेशियल पैरालाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसने दिया था, चार्ल्स बेल्स ने दिया था, तो उनके खुद के नाम के ऊपर है ये, इसलिए इसको बेल्स बोलते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए ना हर डिजीज में भाई ये कहलाता है तो क्यों कहलाता है। हमने कई बार हमें हेल्प मिलती है, आपको जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ये पता लगा कि उसको हम टिक डोलोयूरेक्स के नाम से जानते हैं, तो दोनों सिम्टम आ गए आपके सामने। डोलोयूरेक्स मतलब पेन आ गया, और ट्विचिंग का मतलब क्या आ गया दोस्तों, टिक आ गया, तो दोनों चीजें मिल गई ना, तो दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिल गए, मेन वही होते हैं। तो यहां भी आपको पता होना चाहिए भाई बेल्स कहते हैं तो क्यों कहते हैं, कोई घंटी तो है नहीं बेल, तो ये इनका नाम था, इनके नाम के ऊपर दिया गया है, सर चार्ल्स बेल्स के नाम पे ये बेल्स पाल्सी नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या हो जाती है, फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस होने का रीजन क्या है कि जो फेशियल जो नर्व है, कौन सी क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व बताओ, 5वीं है, 6वीं है, 7वीं है या 8वीं है, कौन सी है बताओ, आप ही बताओगे। तो जो फेशियल जो नर्व है दोस्तों उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर क्या तो इन्फ्लामेशन होगा या लीजन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन और लीजन, जिसके कारण पर्सन को क्या हो जाता है दोस्तों, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। तो बेल्स पाल्सी क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन और लीजन ऑफ द फेशियल नर्व दैट कॉजेज फेशियल पैरालिसिस, दैट इज नोन एज बेल्स पाल्सी। ठीक है, सिंपल सा बेल्स पाल्सी मतलब फेशियल नर्व पैरालिसिस। फेशियल नर्व है दोस्तों, उसका इन्फ्लामेशन होना या उसका लीजन क्रिएट होना उसके अंदर, तो उसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, फेस जो होता है उसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, इसे हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। बस ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं। इसके सबसे अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो कई सारे ऐसे रीजन होते हैं दोस्तों जिसके कारण हो सकता है ये। तो एक तो मैंने आपको अभी बता दिया, इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है ये। इसके अलावा दोस्तों वायरल जो इन्फेक्शन है उनके कारण हो सकता है ये, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ये, इस्चेमिया के कारण हो सकता है ये, इस्चेमिया के कारण हो सकता है, हेमरेज के कारण भी हो सकता है, कई बार ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी हो जाता है ये, हेमरेज के कारण भी हो सकता है, ट्रोमा ट्यूमर, ट्रोमा के कारण हो सकता है, ट्यूमर के कारण हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम, कोई भी सिम्टम आ सकता है इसमें, सॉरी कोई भी कोज हो सकता है। ठीक है, किसी भी कारण से जो फेशियल नर्व है दोस्तों उसके अंदर क्या हो सकती है, फेशियल नर्व के अंदर लीजन या फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको इसका मैनेजमेंट बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इन्फ्लामेशन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी भी हो सकता है इसका रीजन। तो जो बॉडी है खुद की इम्यूनिटी ही उसके खिलाफ काम करने लग जाए और नर्व को डैमेज करने लग जाए, उसके कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये कई सारे इसके क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। याद करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज है दोस्तों, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द फेस, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द फेस। फेस का क्या हो जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। अभी समझाता हूं, दो वर्ड हमेशा ध्यान रखना, बार बार काम आएंगे। एक फ्लैसिड काम आएगा, एक स्पास्टिक काम आएगा। ठीक है, एक फ्लैसिड काम आएगा और एक आएगा स्पास्टिक। स्पास्टिक पैरालिसिस भी होता है। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो भी मसल्स जो होती है ना
उनकी टोन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मसल्स की टोन क्या हो जाती है, डिक्रीज, एब्सेंट या कम हो जाती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फ्लैसिड के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मसल्स की टोन ज्यादा हो जाए वो भी सही नहीं है, स्ट्रेचिंग हो रही है, मसल खिंच रही है, मसल की टोन क्या हो गई दोस्तों, ज्यादा हो गई, मसल्स में खिंचाव आ रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्पास्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर स्पास्टिक नहीं होता, मसल टोन इंक्रीज नहीं होती है। एक डिसऑर्डर अगर हम आगे पढ़ेंगे हम वहां पर मैं आपको स्पास्टिक के बारे में बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो चीजें ना वो आपको आनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए कि हर चीज को कि आपने रट लिया, बस फ्लैसिड वर्ड है रट लेता हूं इसको। कभी भी आपके सामने कोई वर्ड आता है तो उसको समझने की कोशिश किया करो आप, है ना। तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, फेस के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, मसल्स की टोन गिर जाती है, मसल्स की जो एबिलिटी है ना वो कम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने की वो क्या हो जाती है दोस्तों, खत्म हो जाती है। ठीक है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है वो, अगर ज्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ज्यादा खिंचाव आ रहा है तो वो स्पास्टिक कहलाएगा। अगर खत्म हो जाता है दोस्तों मसल्स का टोन तो वो क्या कहलाता है, आपका फ्लैसिड कहलाता है। अब इसके कारण क्या सिम्टम आएगा, तो फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ फेस के कारण ड्रूपिंग ऑफ फेस देखने को मिलता है, ड्रॉपिंग ऑफ फेस, ड्रॉपिंग ऑफ माउथ ऑन वन साइड, ड्रूपिंग ऑफ फेस ऑन वन साइड। मतलब क्या होगा दोस्तों कि जैसे चेहरा है ना, जैसे नीचे गिर गया हूं ना, एक जो हिस्सा रहेगा ना जो अनअफेक्टेड रहेगा वो ऊपर की तरफ उठा रहेगा, और एक जो चेहरा है ना वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ड्रूपिंग के नाम से जानते हैं, गिरना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, किसका कारण क्या था, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द फेस था। तो फेस की ड्रूपिंग हो जाती है, फेस जैसे एक साइड में गिर गया है, ऐसे मान लो कि जैसे ये आईब्रो है ये ऊपर है, ये आईब्रो नीचे आ गई, ये फेस जो बिल्कुल नीचे आ गया, यहाँ पर जो ये एंगल है माउथ का ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ये वाला एंगल कहाँ है दोस्तों, ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिम्टम देखने को मिलता है। तो फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ फेस में क्या हो जाता है, ड्रॉपिंग ऑफ द फेस होता है वन साइड। इसके कारण और कई सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं। पेशेंट इज अनेबल टू प्रोन, इसके अलावा अनेबल टू स्माइल, अनेबल टू रेज द, FRAWN होता है प्रोन, SMIL स्माइल, रेज द आईब्रो, पफ आउट द चिक्स, अभी समझाऊंगा टेंशन मत लेना, एंड स्माइल, स्माइल तो मैंने बोल दिया ना, ठीक है, पफ आउट द चिक्स, अनेबल टू प्रोन हो गया, स्माइल हो गया, रेज द आईब्रो हो गया, पफ आउट द। तो ये सब चीजें करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, अगर उसको ये आपको ये दिखेगा कि भाई इस साइड तो आपके है ना रिंकल्स पड़ जाती हैं, फेस के ऊपर रिंकल्स पड़ना प्रोन कहलाता है ना, रिंकल्स ऑन फोरहेड, रिंकल्स ऑन फोरहेड भी लिख सकता था यहाँ पे, रिंकल्स ऑन फोरहेड भी लिख सकते हो आप, मतलब कि फोरहेड के ऊपर क्या पड़ना है दोस्तों, रिंकल्स पड़ना। देखो आप ऐसे रिंकल्स डाल सकते हो इस प्रकार से, आप किसी को गुस्से में देखो, ऐसे इरिटेट होकर देखो, आपकी रिंकल्स पड़ जाती हैं। उस पर्सन की क्या होगा, जैसे मान लो कि लेफ्ट साइड हो रहा है पैरालिसिस, तो लेफ्ट साइड की के अंदर रिंकल्स ही नहीं पड़ेंगे, इधर की साइड रिंकल्स पड़ जाएंगे अगर वो ऐसे भी करेगा तो, लेकिन इस साइड कोई भी रिंकल्स दिखाई नहीं देगा उसका। ठीक है, तो रिंकल्स नहीं पड़ते। उसको आप स्माइल करने के लिए कहोगे तो वो सही से स्माइल नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका आधा फेस काम ही नहीं कर रहा है, तो स्माइल करने के लिए तो पूरा स्माइल चाहिए ना, वो स्माइल लगेगा ही नहीं तो वो स्माइल करेगा तो, क्योंकि ये वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है ना, उसका ड्रोपिंग हो रहा है तो स्माइल नहीं कर पाता है। आप उसको कहोगे इस साइड पे आईब्रो को आप ऊपर उठाओ, रेज करो, तो ये तो पैरालिसिस ही हो गया। तो आपकी तो मसल्स काम कर रही है दोस्तों, आप तो आईब्रो को ऊपर उठा सकते हो, नीचे ला सकते हो, ऊपर उठा सकते हो, बट उसका नहीं कर पाएगा, वो आईब्रो को नहीं उठा पाएगा। पफ आउट द चिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप उसको कहोगे ना कि भाई मुंह के अंदर हवा भरो, तो अब जब सिमेट्री नहीं रहती है तो मुंह को बंद नहीं कर पाता सही तरह से, और जब सही तरह से मुंह को बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब वो सही तरह से मुंह को बंद नहीं कर पाता है दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा, आप उसको ऐसे कहोगे ना, ये करो एयर, मुंह के अंदर एयर ले जाओ और उसको भरो, तो वो नहीं भर पाता है। ठीक है, तो पफ आउट द चिक्स नहीं कर पाता है वो, मतलब एयर को भरना। तो ये सारी चीजें याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सी डिसऑर्डर जिसमें स्माइल नहीं कर पाता है, आईब्रो को रेज नहीं कर पाता है, चिक्स के अंदर हवा नहीं भर पाता है, या फिर माथे के ऊपर रिंकल्स नहीं ला पाता है, तोड़ी नहीं ला पाता है, गाँव की भाषा में बोलते हैं तोड़ी लाना, ठीक है, प्रोन, तो ये सब चीजें वो नहीं कर पाता है, तो इनका भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ कॉर्नियल और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, कॉर्नियल और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, या फिर अनेबल टू क्लोज द आईज, आप उसको कहोगे ना आंखों को बंद करो, तो उसकी जब आईलिड्स जो है ना दोस्तों,
आईलिड्स को भी वो क्या नहीं कर पाता है दोस्तों, उनको बंद कर, उसका जो एक्शन जो है ना, जो मोटार जो एक्शन की बात वो उसको बंद करे, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसको कहोगे ना आंखों को बंद करो, तो वो आंख को बंद नहीं कर पाएगा उस साइड की आंख को। और उसका कॉर्नियल और जो ब्लिंकिंग जो रिफ्लेक्स है ना दोस्तों, वो भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कॉर्नियल ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे कोई भी चीज फॉरेन पार्टिकल जाता है, आपकी आंख में कुछ भी जा रहा हो, आप जब आंख को क्या कर लेते हो, बंद कर लेते हो, तो वो चीज नहीं कर पाता है। एक्चुअली वो आंख को ही बंद नहीं कर पाता है। तो आंख को आपको बंद नहीं करना, उसके कारण कई चीज देखने को मिल सकती है। जैसे फॉरेन जो पार्टिकल्स उसके एंटर होने के चांसेस हो सकते हैं, इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, और जो आंखें जो ब्लिंकिंग के द्वारा जो है ना जो दोस्तों, उसकी आंखों के अंदर क्या आ सकती है, ड्राइनेस आ सकती है। तो इन दोनों के कारण उसके आईज के अंदर ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, या इंक्रीज चांसेस ऑफ इंजरी ऑफ द आईज। इंजरी ऑफ आई भी क्या मिलेगा दोस्तों, उसको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आंख में जा रही है वो बंद ही नहीं करेगा आंख को, क्योंकि उसका कॉर्नियल और जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। आंखों को बंद नहीं कर पा रहा है, खोल नहीं पा रहा है, इसलिए हमारा ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखता है, तो उसके कारण क्लोज नहीं कर पा रहा है ना वो आंख को, तो उसके कारण क्या हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो इसके अंदर मैं बताऊंगा कि ड्राइनेस के लिए हम क्या करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये टेस्ट के लिए भी जरूरी होती है नर्व, तो लॉस ऑफ टेस्ट भी देखने को मिलता है, और कई बार पेशेंट को स्लर्ड स्पीच भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए तो पूरी टंग चाहिए, अब उस साइड पैरालिसिस हो गया तो पेशेंट के अंदर बोलने में भी क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। लॉस ऑफ जो टेस्ट है दोस्तों, टेस्ट का लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देखने को आपको मिलेंगे। अब मैनेजमेंट के अंदर देखो क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ईटियोलॉजी लिखाई थी भाई, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अगर वायरल इन्फेक्शन के कारण होगा तो क्या दोगे आप, एंटीवायरल ड्रग दोगे। तो एंटीवायरल ड्रग देते हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर भी देखने को मिलता है, सॉरी देखते हैं, इसमें देखने को मिलता नहीं है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, मैनेजमेंट है। तो एसाइक्लोविर मतलब एंटीवायरल, मैंने आपको वहां पर लिखा था कि वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ये। इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं दोस्तों, इसके अंदर स्टीरॉयड देते हैं, प्रिडनिसोलोन। प्रिडनिसोलोन भी देते हैं, प्रिडनिसोलोन। नर्व से इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करने के लिए हम एक्चुअली में एंटी सीजर ड्रग भी देते हैं, एंटी सीजर। यहां पर कार्बापेनेम नहीं देते हम, यहां पर देते हैं गाबापेंटिन। गाबापेंटिन। इसके अलावा दोस्तों हम हीट स्टिमुलेशन या हीट मसाज एंड हीट मसाज, यहां पर मसाज कर सकते हैं। यहां पर पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पर पैरालिसिस हो रहा है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी में पेन होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हम, यहां पर पेन नहीं हो रहा है। यहां पर एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे हम, मसाज भी देंगे, और एक प्रोसीजर किया जाता है हीट मसाज एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। बस इसका नाम याद रख लेना कि मसल्स को एक तो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और एक मसल्स की टोन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या देते हैं दोस्तों, हीट मसाज और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं। ये प्रोसीजर किया जाता है ताकि जो जिस साइड के अंदर पैरालिसिस है वहां की मसल्स के अंदर टोन क्या हो दोस्तों, इंक्रीज हो, और साथ में जो सर्कुलेशन है वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो इसलिए ये भी कहते हैं। तो ये चारों थोड़ा सा याद रख लेना, आपको काम आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट पे। नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें भी दोस्तों ओरल केयर का ध्यान रखा जाता है। आपको सर यहाँ पर ओरल केयर का क्या लेना देना है, वहां तो पेन हो रहा था, ठीक है। एक्चुअली में यहां भी दोस्तों क्या हो रहा है कि जो पेशेंट जो है ना, एक साइड काम नहीं कर रहा ना उसका फेस, तो उस साइड क्या होता है कि जब वो खाना खाता है ना, तो फूड पार्टिकल्स के माउथ में रहने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। इसलिए ओरल हाइजीन का भी क्या रखना पड़ता है, इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों फूड का यहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक साइड तो फेस काम नहीं कर रहा, तो अनअफेक्टेड साइड से फूड खाया जाता है। इसमें भी यहाँ पे भी तो च्यूइंग ऑफ फूड ऑन या बाय अनअफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड। इसके अलावा दोस्तों फेशियल मसल्स की एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, फेशियल मसल एक्सरसाइजेज यहां पर एक्सरसाइज करवाई जाती है। वहां पर नहीं करवा सकते थे, वहां पर पेन हो रहा था, यहाँ पर तो कोई महसूस ही नहीं हो रही कोई चीज, पैरालिसिस ही हो गया तब, ठीक है। तो इसका भी क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। फेशियल मसल्स एक्सरसाइजेज करवाई जाती है इसके अंदर। और क्या करवा सकते हो आप, तो आप पेशेंट के सिम्टम्स ही देख सकते हो। देखो कॉर्नियल और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होने के कारण दोस्तों, तो प्रिवेंशन फ्रॉम आई इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ आई इंजरी एंड ड्राइनेस से भी प्रिवेंट करना है आपको, ड्राइनेस। तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए
ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों हम आर्टिफिशियल टीयर देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल टीयर बने हुए आते हैं, जैसे कि कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज, आई ड्रॉप्स आती है दोस्तों ये, तो वो देते हैं ताकि आंखें क्या नहीं हो, ड्राई नहीं हो। इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए आप उसको ग्लासेज पहनने की सलाह दे सकते हो कि भाई आप ग्लासेज पहनो। ठीक है, मैनुअली आई को क्लोज किया जाता है, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पा रहा, तो हम कोशिश करते हैं क्लोजिंग ऑफ आई, ताकि ड्राइनेस से क्या करे दोस्तों, बचे। उसको इंजरी से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी, आई इंजरी। क्यों? क्योंकि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स नहीं है, तो आंख के अंदर कुछ भी जा सकता है, तो वो भी हमें प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंशन फ्रॉम आई इंजरी का भी ध्यान रखा जाता है। बस इतना याद रख लो आप, तो बहुत है ये चीजें, इतना मैनेजमेंट, और ये चीजें आपको पूरा डिसऑर्डर खत्म कर देगा। बस इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बात करते हैं, वैसे तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे टीनेजर है, कोई भी आदमी जिसकी एज कम है, 13 से 19 साल है, ऐसे बच्चे के अंदर अगर बेल्स पाल्सी हो गया, तो सबसे ज्यादा किस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा उसके? भाई वो डेवलप हो रहा है, उसके साथ बच्चों के साथ खेल रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, उस समय वो अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, और उसी टाइम उसका फेस बिगड़ गया, फेस के अंदर उसके ड्रोपिंग हो गई, पूरा चेहरा बिगड़ गया। दोस्तों उस पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ स्टीम होती है। एक टीनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सेल्फ स्टीम। तो उसको भी मेंटेन करना है। आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम और डिस्कस करेंगे इस बारे में। पहली चीज देखिए इसके अंदर कि भाई आप क्या प्लान ऑफ केयर बनाओगे जब आप बेल पाल्सी के क्लाइंट को देखोगे। तो मैनेजिंग द इनकॉन्टिनेंस, कहीं पर भी मैंने इनकॉन्टिनेंस की बात की, जब पूरा इन्वॉल्वमेंट ही फेशियल नर्व का है, फेस का है, तो इनकॉन्टिनेंस क्यों होगा भाई? तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नॉट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं होता है, तो नॉट प्रेजेंट। सेकंड है असिस्टिंग विद एम्बुलेशन। हाँ उसको हो सकता है थोड़ा सा भाई विजन प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो उसके एक आई क्लोज करने में उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है, लेकिन दोस्तों उसके कारण उसको एम्बुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक साइड सही से काम कर रहा है, तो आपको एम्बुलेशन वो चल सकता है, असिस्ट करने में कोई दिक्कत उसको नहीं होती है। मेंटेन द सीजर प्रिकॉशन, सीजर इसमें आते ही नहीं है, तो प्रिकॉशंस देने की नोट रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट, तो नॉट सीन, नॉट प्रेजेंट, तो सीजर्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, सीजर्स एब्सेंट रहते हैं इसमें। इस डिसऑर्डर के अंदर सीजर आते ही नहीं है, तो आपको सीजर प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंटिंग द कॉर्नियल डैमेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स का या ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के एब्सेंट होने के कारण कॉर्निया की डैमेज होने के चांसेस होंगे। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आया, कॉर्निया क्या हो जाएगी दोस्तों? उसकी डैमेज हो जाएगी। उस कॉर्निया को डैमेज को हमें क्या करना होता है? प्रिवेंट करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो लिखो बेल्स पाल्सी के क्लाइंट में ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स या कॉर्नियल रिफ्लेक्स के एब्सेंट होने के कारण एक क्वेश्चन आ सकता है, लैक्रिमेशन पे क्या फर्क पड़ता है? लैक्रिमेशन में भी फर्क पड़ता है दोस्तों। इसमें जो टीयर जो है आंखों से वो बढ़ भी सकते हैं और क्या हो सकते हैं? कम भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि दोनों ही चीजें हो रही है, बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। क्या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी, एक चीज होगी, तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बेल्स पाल्सी के क्लाइंट में ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स और कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होने के कारण कॉर्नियल डैमेज के चांसेस होते हैं। कॉर्नियल डैमेज के चांसेस होते हैं। आई शील्ड का यूज करना, ग्लासेज का यूज करना, ठीक है, एड टीयर का यूज करना, मतलब आर्टिफिशियल जो टीयर है उनका यूज करना, ये सब इसमें क्या होता है? करते हैं। तो कॉर्नियल डैमेज के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना। जैसे हाईलाइट कर लेते हैं तो पता लग जाता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे तब आपको ये याद रहेगी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता बेल पाल्सी से, इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? थोड़ा सा जूम कर देता हूं, हो सकता है आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी, शायद आपको भी इसमें विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें तो जूम करने का भी कोई फायदा नहीं है। चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं ऑप्शन एक एक करके ले आऊंगा आपको। हाँ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे पढ़ाता हूँ आपको। आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, ए टीनेजर इज ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट
एक टीनेजर को दोस्तों इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर लाया जाता है, एग्जिबिटिंग जिस सिम्टम शो कर रहा है स्लर्ड स्पीच, ठीक है, उसके अंदर स्लर्ड स्पीच प्रेजेंट है, एंड राइट साइडेड फेशियल ड्रॉप, उसके राइट साइड के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, जो फेशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, नीचे की तरफ फेशियल ड्रॉपिंग हो रही है, जो मैंने आपको समझा दिया है, एंड इन एबिलिटी टू क्लोज द राइट आईलिड, मैंने आपको बताया आई को वो क्लोज नहीं कर पा रहा, तो राइट आईलिड को भी वो क्या नहीं कर पा रहा है दोस्तों, क्लोज नहीं कर पा रहा है। डायग्नोसिस बनाएगी तो क्या बनाएगी दोस्तों, बेल्स पाल्सी इज डायग्नोस्ड, इसके अंदर सीटी स्कैन एंड एमआरआई करते हैं। लिस्ट द फॉलोइंग कंसर्न इन प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें सबसे पहली चीज है ना आपको ध्यान रखना कि टीनेजर है, अगर यहाँ ओल्ड एज होता ना तो ओल्ड एज वाले पर्सन के लिए सेल्फ स्टीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ इमेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसके फेस में प्रॉब्लम हो रही है, चलो ठीक है ये तो कोई नहीं हो गया, बुढ़ापा है चल जाएगा काम। लेकिन दोस्तों सोचो 13 से 19 साल का बच्चा है जो अपनी रोल आइडेंटिटी बना रहा है, अपने पीयर ग्रुप के बीच में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, वो अच्छा कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर, कुछ भी बढ़िया, पढ़ाई में भी अच्छा था, वो खेलने में भी अच्छा था, और एकदम से किसी पर्सन के साथ ऐसा हो कि उसके फेशियल ड्रूपिंग हो गई, उसकी पूरी शक्ल बिगड़ गई दोस्तों, तो उस बंदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। अब इसमें ये दे रखा है कि भाई आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, पांचों में आपको ये बताना है कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, कि भाई पहले नंबर पे आप किस चीज के ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर रखोगे इस क्लाइंट के लिए, हर क्लाइंट के लिए वैसे अलग होता है, इस क्लाइंट के लिए बताना है आपको कि पहला प्रायोरिटी ऑर्डर आप किस पे रखोगे, फिर किस पे रखोगे और फिर किस पे रखोगे, तो ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है। तो मैंने आपको पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, पहले बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोस्तों ऐसा जो क्लाइंट है उसको लो सेल्फ स्टीम बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस, क्योंकि टीनेजर है तो सेल्फ स्टीम जो है दोस्तों वो उसकी क्या हो गई, लो हो गई है, पहला। दूसरा दे रखा है कि चांसेस ऑफ फॉल होते हैं बिकॉज ऑफ अल्टर्ड विजन, विजन अल्टर्ड हो जाता है, मैंने आपको कहा नहीं हो, विजन पे कोई अल्टर्ड इतना फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, थोड़ा सा मान लो एक साइड वन साइडेड जो है दोस्तों उसमें दिक्कत हो जाती है उसकी आईलिड क्लोज करने में, लेकिन डायरेक्टली विजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी दे रखा है इसमें, हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं ढूंढने, हमें इनको प्रायोरिटी में लगाना है कि सबसे ज्यादा ध्यान किस पे रखना है, फिर किस पे रखना है। थर्ड दे रखा है कि रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ फेशियल ड्रॉप, इस क्लाइंट के अंदर माल न्यूट्रिशन का भी रिस्क रहेगा क्या, भाई रहेगा माल न्यूट्रिशन का, क्यों, क्योंकि उसको च्यूइंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो खा नहीं पा रहा है दोस्तों सही तरह से, उसकी सेल्फ इमेज गिर गई है, उसकी कार्ड भी नहीं खा पा रहा है वो, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, अनअफेक्टेड साइड से खाने की सलाह दे जा रहे हैं, क्योंकि उसको च्यूइंग करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वहां भी यहाँ भी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ स्लर्ड स्पीच, उसको बोलने में क्या हो रही है दोस्तों, प्रॉब्लम हो रही है, इस पे फोकस करना है। और लास्ट देर का रिस्क फॉर डेंटल कैरीज बिकॉज ऑफ द रिटेन्ड फूड पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था कि भाई एक साइड फेस काम नहीं कर रहा, पार्टिकल्स वहां रह जाते हैं, तो उसको सेंस नहीं होता, फील नहीं होता कि भाई फूड के पार्टिकल्स रह गए, तो उसके कारण डेंटल कैरीज होने के भी क्या हो सकते हैं, कैविटीज होने के, दांत में कीड़ा लगने के चांसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं उसके, ठीक है। तो आपको इसके ऑर्डर लगाना है, तो ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है ना दोस्तों, ऐसे क्लाइंट में हम किसको देंगे, सेल्फ स्टीम को देंगे। पहला ऑप्शन ये है, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि ऐसे टीनेजर के लिए सेल्फ स्टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका चेहरे का अपीयरेंस जो बिगड़ गया है, शरीर का अपीयरेंस बिगड़ गया है, वो उसको क्या कर देगा दोस्तों, उसके सेल्फ स्टीम को गिरा देगा, इसलिए पहला क्या आएगा इसके अंदर, लो सेल्फ स्टीम, ध्यान रखना। इसके बाद हमें क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है, दूसरी साइड क्या हो रहा है दोस्तों, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी प्रायोरिटी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस पे देंगे, स्लर्ड स्पीच के ऊपर देंगे। तो दूसरी जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो हम किसको देंगे, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग बिकॉज ऑफ द स्लर्ड स्पीच को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। थर्ड जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो उसके हम माल न्यूट्रिशन पे देते हैं, कि जो क्लाइंट है उसके अंदर माल न्यूट्रिशन होने के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे माल न्यूट्रिशन को, और इसके बाद हम देंगे डेंटल कैरीज को, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है ना, चांसेस ऑफ फॉल्स तो होते ही नहीं है, इतना विजन उसका अल्टर्ड नहीं होता कि वो गिरेगा, तो इसको तो हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे दोस्तों, उसके डेंटल कैरीज को देंगे, क्योंकि डेंटल कैरीज होने के उसमें क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो फोर्थ प्रायोरिटी इसको देंगे, और पांचवी जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो हम किसको देंगे, चांसेस ऑफ फॉल्स को देंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अल्टर्ड विजन। तो पहली दी, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, पहला, फिर प्रायोरिटी किसको दी, चौथे को दी, फिर हमने किसको दी प्रायोरिटी, तीसरे को दी, फिर हमने किसको प्रायोरिटी दी, पांचवे को दी, और फिर किसको दी दोस्तों, दूसरे को दी। तो 1 4 3 5 2 इस प्रायोरिटी में हम रखेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको कभी देखता ही नहीं और मुझे दे देते तो मैं कर देता, मैं भी नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाओगे जिसने पढ़ा नहीं है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी बदल सकती है कुछ भी, हम टीनेजर की जगह अगर ओल्ड एज कर दें फिर सारी प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बताना तो जरूरी है ना आपको, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद हम इसमें तो मैं लिखाऊं तो क्या आपको,
इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आप लिखना भी चाहो तो इसमें लिख लो कि एक टीनेजर को अगर बेल्स पाल्सी हो जाती है तो निम्न क्रम के अंदर उसकी प्रायोरिटीज होती हैं। फिर इनमें से जो प्रायोरिटीज लिखाई है उस पर लिख लेना आप ऐसे। चलो लिख ही लो रे यार। देखो, अगर किसी टीनेजर को बेल्स, टीनेजर मतलब टीन जिसमें आता है 13 to 19 को, 13 से 19 साल के लोग बच्चे कि बेल्स पाल्सी हो जाती है तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर निम्न होगा। पहला लिख लो सेल्फ स्टीम, दूसरा लिख लो आपका कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, लिखो डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन ड्यू टू स्लर्ड स्पीच। इसके बाद थर्ड लिखो रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। फोर्थ लिखो डेंटल कैरीज। और पांचवा उसको असिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है उसको, चांसेज ऑफ फॉल्स। अगर और कोई भी ऑप्शन बीच में कुछ आओगे ना तो भी चांसेज ऑफ फॉल लास्ट में चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है, विच क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एंटिसिपेट ए क्लाइंट विद एन एक्जिब्रेशन ऑफ, इसका में एक क्वेश्चन और होगा शायद, 1 मिनट रुकना। दो ही क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसमें दो ही है बेल्स पाल्सी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, बट ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसने काफी चीजें क्लियर कर दी हैं आपकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका किससे रिलेटेड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एंटिसिपेट ए क्लाइंट विद एन एक्जिब्रेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस टू एक्सपीरियंस, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कि डिजीज कंडीशन है दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या क्या देखने को मिलता है भाई, डबल विजन देखने को मिलता है, रेस्टिंग ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं क्या, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है क्या, यहां पर आएगा आपका, ठीक है, वहां पर फ्लैसिड पैरालिसिस था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलता है, स्कैनिंग स्पीच देखने को मिलता है कि भाई उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, और मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है क्या, ठीक है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या डिसऑर्डर दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वो जानना जरूरी है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, और स्क्लेरोसिस का मतलब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स है ना उनका क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसके कारण ये वर्ड दिया गया है यहां पे स्क्लेरोसिस। क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो नर्व है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है ये मेनली, ठीक है, तो किसको अफेक्ट करेगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो ब्रेन एंड जो स्पाइनल जो कॉर्ड है उसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, तो ये डेंड्राइट्स या सेल बॉडी हो गया, ये इसकी डेंड्राइट्स हो गए, ये क्या हो गया, एक्सोन हो गया। एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है दोस्तों, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ये है माइलिन शीथ, ये बीच में नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर कि ये जो माइलिन शीथ है ना, न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ है, इसका क्या होने लग जाता है दोस्तों, डेस्ट्रक्शन होने लग जाता है, डेस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स है दोस्तों, उनका जो माइलिन जो शीथ है
वो माइलिन शीथ क्या होने लग जाता है दोस्तों, डैमेज होने लग जाता है। और इस डैमेज होने के कारण जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं, उस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट के अंदर है ना एक चीज और देखने को मिल सकती है, जो कि आप हैरिसन की बुक में पढ़ोगे ना तब आपको मिलेगा। ज्यादातर बुक में आपको माइलिन शीथ का डैमेज ही मिलता है, लेकिन उसमें दे रखा है कि क्लाइंट के अंदर है ना एक्जोनल डैमेज भी हो सकता है। ये एक्जोन है तो एक्जोनल डैमेज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप याद रखना चाहो तो रख लो, नहीं याद रखना चाहोगे तो अभी काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा था कि आगे जाकर इस डिजीज के अंदर जो एक्जोनल जो डैमेज है ना दोस्तों, वो भी देखने को मिलता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है, उनकी जो माइलिन शीथ है दोस्तों, वो क्या होने लग जाती है, डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती है। इससे क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा समझाता हूं आपको मैं। एक्चुअली में माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होते हैं ना दोस्तों, इनके अंदर कंडक्शन जो होता है वो सोडियम चैनल के द्वारा होता है, और सोडियम चैनल यहां पाया जाता है। सोडियम चैनल यहां पाया जाता है। कोई भी इंपल्सेस आती हैं तो सोडियम चैनल के द्वारा वो क्या होती हैं दोस्तों, उनका कंडक्शन होता है, वो अंदर बाहर होती है। ठीक है, कि क्या आपको रेस्पॉन्स देना है, क्या इंपल्सेस देनी है, ब्रेन तक क्या पहुंचाना है, तो ये सब चीजें कहां होती है, सोडियम चैनल के द्वारा होती हैं। अब जैसे ही ये माइलिन जो शीथ है ना दोस्तों, ये डैमेज हो गई। माइलिन शीथ की डैमेज होने के कारण पहले ये जो संदेश है माइलिन शीथ के द्वारा एक चैनल से दूसरे चैनल तक बहुत जल्दी पहुंच जाता था। लेकिन माइलिन शीथ की डैमेज होने से क्या होगा कि ये जो संदेश है ना दोस्तों, यहां से लेकर और यहां तक पहुंच नहीं पाता है। या फिर क्या होगा, दूसरी चीज, एक्सोन के अंदर जो भी यहां से जो भी इंपल्सेस इस सोडियम चैनल तक यहां पहुंचनी है, मतलब ये नोड ऑफ रेनवियर था, यहां था, तो यहां से यहां पहुंचनी थी, तो कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या होने लग जाते हैं, लीक होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं दोस्तों, लीक होने लग जाते हैं। तो जो आयन से वो लीक होने लग गए, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लीक होने लगे, तो कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। मतलब कि जो संदेश इतनी जल्दी हम पहुंचाना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आप याद करना चाहो तो ठीक है, नहीं भी करना चाहोगे तो इतना यहाँ पे काम चल जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा था कि होता क्या है इसके अंदर। तो इसके कारण पेशेंट के अंदर है ना नम्बनेस एंड टिंगलिंग भी देखने को मिलती है। नम्बनेस एंड टिंगलिंग, पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग भी ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं उनकी एक बार बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो अभी एक तो मैंने आपको बताया ही, नम्बनेस एंड टिंगलिंग। या पैरेस्थीसिया। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है। ऑप्टिक जो नर्व है उसका क्या है, इन्वॉल्वमेंट। तो उसके कारण से पेशेंट को ब्लड विजन भी देखने को मिल सकता है। ब्लड विजन या डिक्रीज्ड विजुअल एक्यूटी, डिक्रीज्ड विजुअल एक्यूटी देखने में इसको क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और देखने को मिलते हैं, जैसे निस्टैग्मस भी देखने को मिलता है। वो ऑप्टिक न्यूराइटिस के कारण देखने को नहीं मिलता, बट इस डिजीज के अंदर आपको आई से रिलेटेड है, तभी यहां पर लिखवा रहा हूं। एबनॉर्मल जो आई जो मूवमेंट है दोस्तों, वो भी देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो निस्टैग्मस जो है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो 3 सिम्टम हो गए, एक नम्बनेस हो गया, एक ऑप्टिक न्यूराइटिस, सीधा याद रख लो या ऐसे याद रख लो कि ब्लड विजन देखने को मिलता है, और विजुअल एक्यूटी, ये बहुत अर्ली फेज के अंदर देखने को मिलते हैं। नम्बनेस, टिंगलिंग और ऑप्टिक न्यूराइटिस से रिलेटेड जो ब्लड विजन वाले जो सिम्टम्स है दोस्तों, ये अर्ली फेज के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर डिप्लोपिया भी देखने को मिल सकता है। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है, डबल विजन। डबल विजन है वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, डबल विजन, ब्लड विजन या विजुअल एक्यूटी का कम होना, या फिर एबनॉर्मल जो आई मूवमेंट है, निस्टैग्मस है, वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर एटेक्सिया एंड वीकनेस देखने को मिलती है। पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब जैसे हम चाह रहे हैं भाई एक बार अच्छे से किसी भी चीज को उठाएं, ठीक है, तो वो सब चीजें कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर पा रहा है, तो पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है, एंड वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एबनॉर्मल रिफ्लेक्स भी देखने को मिल सकते हैं। एबनॉर्मल रिफ्लेक्स, ऐसे पेशेंट के अंदर ध्यान रखना बाबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो सकता है। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, अब ये मत पूछना कि बाबिन्स्की रिफ्लेक्स होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। इसके अलावा
एबनॉर्मल मूड, एबनॉर्मल मूड भी देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट के अंदर ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण, जैसे यूफोरिया देखने को मिल सकता है, इरिटेशन देखने को मिल सकती है, यूफोरिया हो गया, इरिटेशन हो गया दोस्तों, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन, ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। मेमोरी रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, कहेगा मेरे मेमोरी पावर लॉस हो गया, इसके अलावा बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल वो लॉस हो जाता है, तो बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिल सकता है। इस डिजीज की अगर हम ईटियोलॉजी की बात करें ना, जो मैंने आपको बताई नहीं है, अभी मैं सिम्टम पे वापस लेके आऊंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा ईटियोलॉजी बताना चाहता हूं। तो डायरेक्टली ये एक्चुअली में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारी जो इम्यूनिटी वो हमारे खिलाफ काम करने लग जाती है, ऑटो इम्यून। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दोस्तों, जिसके अंदर जो टी सेल्स जो होती हैं उनके अंदर पाए जाने वाले इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज कर देते हैं, और उसको डैमेज करने के अलावा एक जो माइलिन शीथ है उसको क्या करने लग जाते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं, माइलिन शीथ को। तो माइलिन शीथ को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो इसके कारण से माइलिन शीथ डैमेज होने लग जाती है। तो आपको सिंपल सा बस इतना याद रखना है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो रीजन है दोस्तों, वो हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि हमारी टी सेल हमारे खिलाफ क्या करने लग गई, काम करने लग गई हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं। इसके अलावा माइलिन शीथ को क्या करने लग जाती है, डैमेज करने लग जाती है। अब देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे वापस आओ, एक बार थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। ध्यान रखना, इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इंटेलिजेंट एबिलिटी कम होती है, थोड़ी सी मेमोरी क्या हो सकती है उसकी कम हो सकती है, बाउल और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, किसी पेशेंट के अंदर रिटेंशन भी देखने को मिलता है और कुछ पेशेंट के अंदर इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिलता है। मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, एबनॉर्मल मूड देखने को मिल सकता है, कुछ रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि बाबिन्स रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो सकता है, एटेक्सिया एंड वीकनेस है वो देखने को मिल सकती है, नमनेस, टिंगलिंग है, ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ये सब देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक इसके अंदर ट्राइड और आता है सिम्टम के अंदर, जो आपको याद रखना है, उसको हम चारोट ट्राइड बोलते हैं। ये तीन सिम्टम तो आपको याद रखने ही रखने हैं, इसको चारोट ट्राइड के नाम से जाना जाता है इन तीनों सिम्टम को। ठीक है, तीन ऐसे सिम्टम्स जो आपको याद रखने हैं। पहला है दोस्तों इसके अंदर इंटेंशन ट्रिमर। इंटेंशन ट्रिमर क्या होते हैं दोस्तों, कि कोई भी आप काम कर रहे हो ना, काम करते समय जो ट्रिमर्स आते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इंटेंशन ट्रिमर के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई रेस्टिंग फेज में हो आप, रेस्टिंग फेज के दौरान नहीं होता है दोस्तों, जब आप काम करते रहते हो उस दौरान से क्या होती है, आपको ट्रिमर्स आने लग जाएं अगर आप, तो उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हम इंटेंशन ट्रिमर के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपका, स्कैनिंग स्पीच। जो स्पीच जो होती है वो स्लो हो जाती है, स्लो स्पीच हो जाती है, और इररेगुलर, मतलब सही से बोला नहीं जाएगा, धीरे धीरे बोलेगा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्कैनिंग स्पीच के नाम से जानते हैं, स्लो एंड इररेगुलर स्पीच। और एक इसमें देखने को मिलता है दोस्तों निस्टैगमस, निस्टैगमस, जो आई से रिलेटेड बताया था, एबनॉर्मल जो आई मूवमेंट है दोस्तों वो देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों सिम्टम जरूर याद रखना आप। ठीक है, इंटेंशन ट्रिमर देखने को मिलते हैं, निस्टैगमस देखने को मिलता है, और एक क्या देखने को मिलता है, स्कैनिंग स्पीच। ये तीनों तो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये स्पेशल दे रखा है चारोट के द्वारा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, चारोट ट्राइड के नाम से जानते हैं। ये आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, बस इसमें इस डिसऑर्डर में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत और है नहीं, आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे ज्यादा फोकस करो। इससे रिलेटेड अगर हम इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करें तो जो टी सेल हैं उनके खिलाफ ही जो एंटीबॉडीज है वो यूज में ली जाती है, इंटरफेरोन्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है, बीटा सेल, और कुछ इसके अंदर क्या दिए जाते हैं जो दोस्तों GLAT जो एमाइनो एसिड है वो दिए जाते हैं, जैसे ग्लूटामिक जो एसिड है वो, ठीक है, लाइसिन दिया जाता है आपका, इसके अलावा आपका जो एलेनिन है वो दिया जाता है टायरोसिन एमाइनो एसिड से, ताकि माइलिन शीथ का क्या हो, फॉर्मेशन हो। बस इतना आपको वो याद करने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कभी पूछा जाएगा। तो मैनेजमेंट है जो मैं क्वेश्चन के साथ में आपको करवा दूंगा। अब आपको क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन कौन से सिम्टम्स इसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जहां भी आए
एक तो आपको याद होना चाहिए भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो माइलिनेशन डीमाइलिनेशन हो जाता है, यहाँ पे माइलिन शीथ का डैमेज हो जाता है, ये याद रखना है, और एक इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखनी है। बस दो चीजें आप याद रख लो, काम चल जाएगा। पहला दे रखा दोस्तों डबल विजन, तो मैंने आपको डिप्लोपिया लिखवा रखा था, हाँ जी, तो डिप्लोपिया प्रेजेंट होता है, तो ये सिम्टम क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। रेस्टिंग ट्रीमर नहीं होता, ध्यान रखना, मैंने लिखा रखा था आपको इंटेंशन ट्रीमर, न कि रेस्टिंग ट्रीमर्स। रेस्ट के दौरान ट्रीमर्स नहीं आते हैं, जब कोई काम करने स्टार्ट करता है दोस्तों उस दौरान ट्रीमर्स आते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंटेंशन ट्रीमर के नाम से जानते हैं। तो इंटेंशन ट्रीमर्स प्रेजेंट होते हैं, न कि रेस्टिंग ट्रीमर्स। फ्लैसिड पैरालिसिस प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पर स्पास्टिक पैरालिसिस प्रेजेंट होती है, मतलब कि मसल टोन क्या हो जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो स्पास्टिक पैरालिसिस आती है। इसलिए दोस्तों पेशेंट को है ना हम एक्सरसाइज करने की भी सलाह देते हैं कि भाई आपको ना देखो वीकनेस है, तो उसको क्या कहा जाता है कि भाई आपको दिन में क्या करना है, बीच बीच में थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, फिर रेस्ट करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर रेस्ट करना है, तो बीच में स्पेस दे देकर उसको क्या करने की सलाह दी जाती है, एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। क्यों, उसके अंदर स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, मसल्स के अंदर खिंचाव आ रहा है, मसल्स की टोन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्लैसिड के अंदर तो डिक्रीज होती है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वहां पर हमने बेल्स पाल्सी में देखा था फ्लैसिड पैरालिसिस था, लेकिन यहाँ पर कौन सा पैरालिसिस प्रेजेंट होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस, जिसके अंदर मसल टोन इंक्रीज हो जाती है। मसल टोन क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, ये भी थोड़ा सा याद रखते हैं। इसके अलावा स्कैनिंग स्पीच, हाँ जी, स्कैनिंग स्पीच प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया था स्लो और इरेगुलर जो स्पीच है दोस्तों वो क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा वर्टिगो भी देखने को मिल सकता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि भाई वो नर्व के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या क्या जो ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो जहां से जितने भी जो स्क्रीन नर्व है वो ब्रेन से ही निकल रही है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो दोस्तों वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व पे फर्क डाला, जैसे ऑप्टिक नर्व पे डाला तो विजन से रिलेटेड आगे सारे मैंने आपको बताया था। जैसे वेस्टिबुलोकोक्लियर पे डाला तो उसके अंदर वर्टिगो देखने को मिल सकता है। अगर ग्लोसोफेरेंजियल पे डाला तो डिस्फेजिया देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, छोड़ो, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने आपको नहीं लिखा है। तो स्कैनिंग जो स्पीच है वो देखने को मिलता है। मेंटल रिटार्डेशन देखने को नहीं मिलता, मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, मेमोरी थोड़ी कम हो सकती है लेकिन मेंटल रिटार्डेशन देखने को नहीं मिलता। इंटेलिजेंसी जो है वो इंटैक्ट रहती है, बनी रहती है उसकी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएंगे दैट वुड बी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के अंदर एक तो डबल विजन प्रेजेंट रहता है, एक क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, स्कैनिंग स्पीच, बस दो ही आएंगे, तो लिख लो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में अब मैं आपको अच्छे तरीके से लिखाऊंगा, है ना। डबल विजन इसको लिख लो ऐसे कैसे, डबल विजन कोमा इंटेंशन ट्रीमर ब्रैकेट में लिखना नॉट रेस्टिंग ट्रीमर कोमा स्पास्टिक पैरालाइसिस नेक्स्ट लिखो कोमा स्कैनिंग स्पीच बस बहुत है, प्रेजेंट होती है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन जरूरी थी वो लंबी क्लास, क्योंकि कई सारे डिसऑर्डर पढ़ लिए हमने, है ना। अगर छोटी क्लास होती मैं बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ाता तो फिर फायदा नहीं रहता आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसी से रिलेटेड आएंगे, इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेटमेंट बाय ए क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंडिकेट्स टू द नर्स दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग। इसमें से कौन सी चीज है दोस्तों जो क्लाइंट को ये बताती है कि भाई फर्दर टीचिंग जरूरी है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। आई यूज ए स्ट्रॉ, मतलब गलत चीज ढूंढनी है आपको, गलत सेंटेंस, टू ड्रिंक लिक्विड्स, ये बिल्कुल सही है। वीकनेस होने के कारण या फिर स्पास्टिक पैरालिसिस होने के कारण उसको डिफिकल्टी हो सकती है दोस्तों, उसको डिस्फेजिया भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि मैंने आपको समझाया था कि भाई कि उसको क्या प्रेजेंट हो सकता है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग प्रेजेंट हो सकती है। तो उसके कारण दोस्तों वो पेशेंट क्या कर सकता है, स्ट्रो यूज कर सकता है। आई यूज ए स्ट्रो टू ड्रिंक लिक्विड्स, लेकिन आपको गलत सेंटेंस ढूंढना है तो ये तो इसका आंसर आएगा नहीं, ये तो सही है। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों कि आई विल टेक ए हॉट बाथ टू हेल्प रिलैक्स माई मसल्स, यही इसका राइट आंसर आएगा। अभी समझाता हूं क्यों आएगा, रीजन मैं बताता हूं। टेम्परेचर जो एलिवेशन है ना,
वो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम कोज करता है। और कोल्ड कंप्रेशन इसमें हेल्प करता है, इसमें उल्टा है, ठीक है। इंक्रीज जो टेम्परेचर है ना दोस्तों, वो क्या काम करता है, मोर कंडक्शन ब्लॉक करवाता है, मोर कंडक्शन ब्लॉक। तो जो सिम्टम्स जो होते हैं वो और ज्यादा सीवियर होते हैं, इंक्रीज सीवियर सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हॉट बाथ करने की या टेम्परेचर को बढ़ने की, फीवर आना, टेम्परेचर इंक्रीज होना बॉडी का, या फिर दोस्तों हॉट कोई भी चीज खाना, हॉट बाथ लेना, ये सब क्या करते हैं इसमें हम अवॉइड करते हैं। कोल्ड को नहीं करते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि टू होल्ड और टू कोल्ड वाला वही आप चलाओ, ट्राइजेमिनल वाला वो नहीं चलाना है आपको। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हॉट जो है, इंक्रीज जो टेम्परेचर की जो चीजें हैं दोस्तों वो नुकसान करती हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीज जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या काम करता है दोस्तों, कि जब माइलिन शीथ नहीं रहती है तो ये जो सोडियम के जो पंप है ना, यहां से ये क्या होने लग जाते हैं, लीक होने लग जाता है। तो कंडक्शन जो जाना चाहिए था संदेश यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा। उससे पहले क्या हो रहा है दोस्तों, ये लीक हो रहा है, तो संदेश पूरा पहुंच नहीं पा रहा है कहां तक, इन सोडियम चैनल तक। तो जब इस सोडियम चैनल तक ये पहुंच नहीं पा रहा, तो इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, जो संदेश वो पहुंचेगा नहीं, इंपल्सेस पहुंचेंगे नहीं, कंडक्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो और ज्यादा सिम्टम्स क्या हो जाते हैं इसके अंदर, सीवियर सिम्टम्स आते हैं। इसलिए हम पेशेंट को कभी भी इसके अंदर याद रखना है कि हॉट बाथ करने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, आई प्लान टू यूज एन इनकॉन्टिनेंस पैड व्हेन आई गो आउट, कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो इनकॉन्टिनेंस पैड का यूज करूंगा। हाँ, कर सकता है, क्योंकि जो पेशेंट दोस्तों उसके अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकता है, या रिटेंशन भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर उसको इनकॉन्टिनेंस है तो वो पैड लगाएगा, तो उससे उसकी थोड़ी सेल्फ इमेज बनी रहेगी, सेल्फ स्टेम बनी रहेगी। सोचो कोई बस में बैठा है और एक एडल्ट है और वो यूरिन कर दे दोस्तों, तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है इससे। इसलिए उसको पैड का यूज करना उसे चाहिए। लेकिन हमें गलत सेंटेंस ढूंढना था, लेकिन सही, तो ये तो सही सेंटेंस है। नेक्स्ट दोस्तों, आई मे बी हैविंग ए रफ टाइम नाउ बट आई होप टुमारो विल बी बेटर, कि हो सकता है कि मेरा अभी रफ टाइम चल रहा है लेकिन टुमारो विल बी बेटर। इस डिसऑर्डर के अंदर है ना, दोनों फेजेज आती हैं दोस्तों, एक्जिब्रेशन की फेज भी आती है और रेस्टिंग फेज भी आती है, रिलैक्सेशन की फेज भी आती है। मतलब क्या होगा, कुछ दिन पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या रहेंगे, सीवियर रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम एक्जिब्रेशन की फेज आ गई। और कुछ दिन क्या रहेंगे, सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो उसको रेस्ट की फेज आती है, रिलैक्स फेज भी प्रेजेंट रहती है। तो वो सही कह रहा है ये बात कि हो सकता है कि मेरा रफ टाइम है लेकिन मैं कल क्या हो सकता हूँ दोस्तों, बेटर हो सकता हूँ। लेकिन आपको ढूंढना क्या है, गलत ढूंढना है इसके अंदर, कि जो चीजें उसे नहीं करनी, तो ये तो करनी चाहिए, ये बात सही कह रहा है वो, ये बात भी सही कह रहा है वो, ये बात भी सही कह रहा है। तो उसको हॉट बात क्या करना चाहिए दोस्तों, अवॉइड करना चाहिए। तो लिखो, लिख लो इसको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में हॉट बाथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, हॉट बाथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर इसके सिम्टम्स को और ज्यादा सीवियर कर देता है। इसके सिम्टम्स को, इसके फीवर आएगा तो भी ज्यादा होंगे, ऐसे नहीं है कि फीवर आएगा तब नहीं आएंगे, और ज्यादा सीवियर कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सर 11वां क्वेश्चन है आज हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक रिसेंटली हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक क्लाइंट है दोस्तों, अभी अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, वो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इज कंसर्न अबाउट जनरलाइज्ड वीकनेस एंड फ्लक्चुएटिंग फिजिकल स्टेटस। ठीक है, उसके अंदर जनरलाइज्ड वीकनेस आएगी, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अटैक्सिया एंड वीकनेस क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। तो वो कह रहा है कि मेरा फिजिकल जो स्टेटस है वो क्या गिरता जा रहा है। हो सकता है उसके अंदर पहले एबिलिटीज हो कि भाई वो 50 किलो वजन उठा देता हो, 100 किलो वजन उठा देता हो, जिम करता हो, लेकिन अब उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पूरी वीकनेस हो गई, कोई भी काम करता है तो उसको क्या आता है दोस्तों, कर नहीं पाता है वो। तो ये चीज उसके अंदर क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रही है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस क्लाइंट। तो इस क्लाइंट के अंदर क्या चीज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी। पहला दोस्तों कि हम एनकरेज करेंगे बेड रेस्ट को, दूसरा हम स्पेस एक्टिविटीज करवाएंगे थ्रू आउट द डे, मतलब बीच बीच में उसको एक्टिविटीज करवा दी, बीच बीच में फिर रेस्ट ले लिया। टीज द लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय द डिजीज, उसको लिमिटेशंस बताओ कि डिजीज क्या क्या नहीं करने देगी आपको।
हैव वन ऑफ द क्लाइंट्स रिलेटिव स्टे एट द बेड साइड, कि आप हमेशा एक रिलेटिव को बेड साइड रखो। आप खुद ही बता दोगे इसका आंसर, आपने अगर थोड़ा भी मेरे को ध्यान से सुना है तो। पहला तरीका इंकरेज बेड रेस्ट, मैंने आपको कहा था दोस्तों इसके अंदर एक्सरसाइजेज जरूरी होती हैं, लेकिन वीकनेस होने के कारण हम कंटिन्यू एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, स्पेस एक्टिविटीज करते हैं थ्रू आउट द डे। मतलब बीच बीच में हमने एक्टिविटी की, फिर छोड़ा, फिर की, फिर छोड़ा, फिर की, फिर छोड़ा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट को स्पेस एक्टिविटीज करने की क्या दी जाती है दोस्तों, सलाह दी जाती है। स्पेस एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे करने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। हम उसको लिमिटेशंस के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, इसमें दे रखा है कि भाई आप उसको लिमिटेशंस के बारे में पढ़ाओ। और भाई किसी भी व्यक्ति को आप उसको लिमिटेशंस की जगह उसको एबिलिटीज के बारे में बताओ कि क्या क्या चीजें कर सकता है वो, ऐसे नहीं कि क्या नहीं कर सकता है वो, किन चीजों का फायदा है वो चीजें बताओ। तो उसको लिमिटेशंस नहीं बतानी चाहिए कि भाई क्या नहीं कर सकता है वो, ठीक है। आपको उसको पावर बतानी है, उसको एबिलिटीज बतानी है, उसको ताकत बतानी है, स्ट्रेंथ बतानी है। उसको लिमिटेशंस की जगह क्या बताना है, स्ट्रेंथ बताना है उसको, कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। हैव वन ऑफ द क्लाइंट्स रिलेटिव, ये आपका जो काम है वो क्लाइंट के रिलेटिव पे मत छोड़ो आप कि भाई हम हमेशा बेड साइड एक पेशेंट के अटेंडर को रखो और जो भी काम होगा वो खुद ही कर लेगा। उसको बीपी करना भी सिखा देगा वो, ऐसे कर लेना बीपी, पेशेंट आप सिखा दो उसको, तो आपको तो सारे काम ही खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि ये क्लाइंट की रिलेटिव की है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट के अंदर हम स्पेस एक्टिविटीज करने की क्या देते हैं, थ्रू आउट द डे सलाह देते हैं। तो लिख लो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट में स्पेस एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे करने की सलाह दी जाती है, करने की सलाह दी जाती है। तो ये हमारी क्लास थी जिसमें मैंने आपको 3 डिसऑर्डर के बारे में आज पढ़ाया है। अगर मुझे टाइम मिला अगली क्लास में तो थोड़ा सा मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में आपको और बता दूंगा, वैसे इतना जरूरी है नहीं। एक बार हम इसके जो जितने भी क्वेश्चन उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों क्या था कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के जो क्लाइंट है उसके अंदर आप क्या चीज देखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि उनको डिफिकल्टी होती है, तो उनको पेन होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उनके अंदर डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन प्रेजेंट हो सकता है। तो आप उसके लिए क्या रहोगे, अलर्ट रहोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो ये था कि कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो नर्स एक्सपेक्ट करती है जब एक क्लाइंट टिक डोलोरेक्स के में देखती है। तो उसके अंदर एक तो फेशियल पेन देखने को मिलेगा, एक ट्विचिंग ऑफ द माउथ देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों किस चीज को नर्स प्रिवेंट करेगी, तो तेजी से गुजरना, क्योंकि एयर करंट भी क्या कोज करता है, पेन कोज करता है। ठीक है, बहुत अजीब क्वेश्चन है ये। नर्स को तेज भी नहीं चलने दे रहे बेचारी को या बेचारे को। कौन सी ड्रग दी जाती है इसके अंदर, कार्बामेजेपिन दी जाती है, क्लोनाजेपाम दी जाती है, फेनिटोइन दी जाती है, एमाइट्रिप्टालिन दी जाती है, नोट्रिप्टालिन दी जाती है। ठीक है, क्या चीज आप लिमिट करता है दोस्तों ट्रिगरिंग करने के लिए, तो आप अनअफेक्टेड साइड से खाना चाहिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि जो क्लाइंट है दोस्तों बेल्स पाल्सी का क्लाइंट है, उसके अंदर आप किस चीज पे केयर करोगे, भाई उसके कॉर्नियल डैमेज, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट रहता है, इसके कारण कॉर्नियल डैमेज होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, तो इस पे आप फोकस करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको बहुत टाइम लेके बता दिया था कि भाई क्या क्या आप इसके अंदर सीक्वेंस रखोगे, क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो डबल विजन प्रेजेंट होता है, स्कैनिंग स्पीड प्रेजेंट होता है, इंटेंस एंड ट्रीमर होते हैं, स्पास्टिक पैरालिसिस होता है और मेमोरी प्रॉब्लम होते हैं, ना कि मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि कभी भी हॉट बात नहीं देना चाहिए। इंक्रीज टेम्परेचर जो है वो कंडक्शन ब्लॉक को और ज्यादा बढ़ाता है, जो संदेश जो न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या ब्रेन तक पहुंचता है वो संदेश क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये और ज्यादा सिम्टम्स को क्या करता है, सीवियर करता है, इसलिए हम हॉट बात करने की कभी भी सलाह नहीं दी जाती है उसको। ठीक है, यही हो गया खत्म। एक क्वेश्चन हो रहा है लास्ट कि क्या सलाह दी जाती है, स्पेस एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे करने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए। तो मैं आशा करता हूँ आगे हम बहुत अच्छे से डिसऑर्डर्स आएंगे। गुलेनबेयर सिंड्रोम है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एमाइट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और भी कई सारे जो डिसऑर्डर्स हैं रह गए हैं, मेनिंजाइटिस है, लोर हर्निएटेड लंबर डिस्क है या डिस्क हर्निया है,
उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ भी बने रहे, सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच।